स्थगित बैठक पुनः प्रारंभ की जाती है और मुझे लगता है इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और इसमें अभी कोई और समर्थन में अच्छा कुसुम जी ने कुछ बोलना चाहती, कुसुम जी बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे भोपाल की सुंदरता चर्चा अब पूरे विश्व में हो रही है। भोपाल का सर्वश्रेष्ठ राजधानी होने का इनाम पहले ही मिल चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भोपाल ही नहीं प्रदेश के प्रत्येक शहर में ग्रीन शहर बनाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 1 पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नगर निगम ने लगभग 1.25 लाख पौधे को लगाया और शहर में हरियाली से भरपूर शहर बनाने की दिशा में एक आगे कदम बढ़ाया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, शहर में स्थित छोटे बड़े पार्कों में पेड़ लगाकर ग्रीनरी को बढ़ाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। लालघाटी चौराहे पर 7 करोड़ रुपए की लागत से नमो वाटिका के निर्माण का भूमि सुंदर सी वाटिका बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय महापौर महोदय जी का मैं स्वागत करती हूँ, आभार करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस वाटिका के बनने से स्वच्छ वातावरण होगा और हमारी कल्पना से अधिक सुंदर यह वाटिका बनेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बजट 25-26 में शहर के पार्कों का विकास के लिए 12 करोड़ की राशि जो की ये बात सराहनीय है और वर्तमान में पार्कों को अधिक सुंदर बनाया जाएगा एवं जहां आवश्यकता होगी वहां पार्कों का निर्माण किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस वर्ष 26 के बजट को जो माननीय महापौर महोदय द्वारा किया गया है इसके सराहनीय उसे पारित किया जाए, यही अनुरोध है। ठीक, और कोई माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महापौर महोदय के नेतृत्व में हमारी भाजपा परिषद सरकार निरंतर विकास कार्य कर रही है। चाहे स्कूलों के जीर्णोद्धार के कार्य हो, चाहे नवीन स्कूलों के निर्माण कार्य हो, चाहे सड़क निर्माण कार्य हो या नाली निर्माण कार्य हो, मूलभूत क्षमताओं को जनता को उपलब्ध कराने के में हमारी परिषद बिल्कुल पीछे नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्कों को सजाने संवारने का कार्य नगर निगम कर रहा है, सड़क एवं फुटपाथों को सुंदर बनाने का काम कर रहा है। स्वच्छता की दिशा में हमारा नगर निगम लगातार कार्य कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महापौर महोदय के द्वारा इस वर्ष एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया गया, वह रजक समाज के लिए धोबी घाट का निर्माण कार्य। मुझे याद है कि कुछ समय पूर्व रजक समाज का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय महापौर जी से मिला था और उन्होंने साजानी पार्क के पास स्थित धोबी घाट के निर्माण के लिए कहा था। माननीय महापौर महोदय ने इस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और शासन को 2 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महापौर महोदय के अनुरोध पर हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई करके राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और अभी कुछ ही समय पूर्व इसका भूमि पूजन माननीय महापौर जी द्वारा किया गया और इस कार्य को प्रारंभ भी हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रजक समाज की मांग को पूरा करते हुए इस महत्वपूर्ण कार्य का कार्य प्रारंभ करने के लिए माननीय महापौर महोदय का हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद देता हूँ। एक बड़ा काम हो रहा है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मेरा भाषण अधूरा रह गया था, नजर हो गया था, मैं बोल नहीं पाया। आप लोग तो धरने प्रदर्शन करने लगे थे, पूरा भाषण कर गया मैं। तो भाषण के आप लोग प्रदर्शन करने लगे थे। सदन स्पीकर अब इनका सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वच्छता के संबंध में इस बजट का माननीय महापौर जी के बजट का समर्थन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वच्छता का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 1914 में शुरू किया गया था, तब से जन आंदोलन का रूप लिया है और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी महापौर जी भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। जनता को जागरूक करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, बताना बहुत समय लगेगा क्योंकि बहुत सारा काम, सारे समाजों की बैठक, सारे पुजारियों भक्तों की बैठक, धर्मगुरुओं की बैठक, रहवासियों की बैठक, श्रम बस्तियों के रहवासियों की बैठक,
इसके साथ साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल सबके लोग बैठ के करके इस जनजागरण को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हमारे जो स्वच्छता मित्र हैं उनको भूलना उचित नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं के कारण ही आज भोपाल की खूबसूरती सामने दिख रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे रंग पंचमी हो, चाहे इज्तिमा हो, सभी कार्यक्रमों के बाद आप पेपरों में बड़ी बड़ी हेडलाइन में देखते हैं कि 4 घंटे के अंदर हमारे स्वच्छता सफाई कर्मी सफाई करके और उसको बिल्कुल ठीक ठाक कर देते हैं। ऐसा पेपरों में भी हेडलाइन चलती है। मैं अपने बीच में हमारे साथी बैठे योगेश चौहान गुड्डू जी, बराबर हमारे साथ इन्होंने भरपूर अपने वार्ड में मेहनत करी है। मैं इसका गवाह हूं, मैं स्वयं के साथ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इसके लिए उनकी भी चिंता करनी आवश्यक है। इसलिए माननीय महापौर जी ने उनके लिए तरह तरह के कार्य साल में 4 बार कम से कम उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण, उनके हेल्थ की चिंता करते हैं। साथ में उनके जो मानसिक रूप से दबाव में रहते हैं उसके लिए माननीय महापौर जी ने नवाचार किया और महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे महिला सफाई कर्मियों का एक बड़ा खेल का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न खेलों के माध्यम से उनका एंटरटेनमेंट हुआ है और साथ ही उनको सम्मानित और पुरस्कृत करने का कार्य माननीय महापौर जी द्वारा किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा प्रत्येक वर्ष में 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को सफाई मित्रों को या उनके जो भी अधिकारी इस काम में लगे रहते हैं उनको जो सबसे अच्छा उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई मित्रों को प्रतिवर्ष 2 बार उनको पुरस्कृत करने का भी काम किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय महापौर जी को धन्यवाद देता हूं कि 25-26 के बजट में हमारे सफाई कर्मियों के लिए जो स्वच्छता मित्र है उनके भर्ती और ब्रांड कोड के लिए अलग से 2 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके लिए भी मैं तहे दिल से माननीय महापौर जी का धन्यवाद देता हूं और इसका भरपूर समर्थन करता हूं कि 25-26 में माननीय महापौर द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधित बात किया जाए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कुछ समस्याएं और हमारे सफाई कर्मियों की, माननीय कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, माननीय आप भी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें उनकी 2-3 वरिष्ठ चीजें हैं। एक तो लगभग 36 सफाई दरोगा या कामगार जिनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो चुकी है। मैं माननीय महापौर जी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर और उनको काम में लगाया जाए। दूसरा, उनका एक एरियर्स का मसला भी अटका हुआ है, सबके वेतन में कुछ एरियर्स भी बाकी है, तो उनको भी चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सफाई मित्र चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, हर मौसम में वो सुबह शाम तक जब ठंडी पड़ती है हम लोग अपने घरों में रुके रहते हैं, तब वो बेचारे रिजॉर्ट में सफाई करते रहते हैं। जब गर्मी पड़ती है हम अपने एसी में रहते हैं और वो सफाई करते रहते हैं। इसलिए ऐसे सफाई मित्रों की चिंता करनी पड़ती है। एक बार पुनः मैं माननीय महापौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस बजट को पारित करने के लिए सरवर भाई, आपकी बात है, आप उसके बाद थोड़ा क्या होता है, एक ही थोड़ा बाद में भी आप अध्यक्ष जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ बजट के संबंध में, बजट के संबंध में। अध्यक्ष जी, बजट के संबंध में बात करना चाहिए। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, महापौर महोदय, मेरा मानना है कि भोपाल का विकास होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी, पिंक सिटी तालकलियों का भोपाल है। लेकिन भोपाल की जनता ने हम सभी सदस्यों को चुनाव जिताकर पहुंचाया है। हम भोपाल का विकास करें, जनता का विकास करें। लेकिन आज महापौर जी ने बजट पेश किया तो भोपाल की जनता के ऊपर एक भार लाद दिया। संपत्ति कर में 10% की बढ़ोतरी की, जल दर में 10% की बढ़ोतरी की, सीवेज की दरों में 10% की बढ़ोतरी की। मेरा मानना है कि निगम की आय बढ़ाना चाहिए, लेकिन आय बढ़ाने के लिए आज हमारे पास जैसे हमारे भोपाल में बड़ी बिल्डिंगें हैं, अगर उनको मॉल बना दिए जाए तो नगर निगम की बहुत बढ़ोतरी होगी। शासन से हमें चुंगी नाका मिलता है, उसमें कटौती हुई है। सीएम साहब ने बात कर हमें बढ़वाना चाहिए, सीएम साहब से बात करके बढ़वाना चाहिए। नगर निगम की जितनी खुली भूमि पड़ी है उनका सर्वे कराकर उनमें भी इसकी आय बढ़ाना चाहिए। मेरा ये मानना है। बजट का स्वागत कर रहे हैं ना, ठीक है। गुड्डू भाई, इसके बाद मनोज राठौर जी।
महोदय, अरे आपको पर्याप्त मौका दिया, आपको सबसे ज्यादा मौका मिला है, ये आप खुद जानते हो। गुड्डू भाई 300 करोड़ का जो पेश किया है, मेरा मानना है कि बजट में जिस प्रकार से पिछला बजट आया था, वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और उसका लगभग 40 से 45% पैसा खर्च हुआ। वो पैसा कहाँ है? या तो पैसा आया नहीं, आया है तो कहाँ है वो पैसा? सबसे सदन पे ये जानकारी होना चाहिए। जैसे अरब में 250 करोड़ रुपए का आपने खर्च किया 12 करोड़ 50 लाख, ये पंजाब में आप 25 करोड़ था, 8 करोड़ 25 लाख, ये तीनों सारा 271 करोड़ था, खर्च के 27 करोड़ 37 लाख, कंप्यूटर में 16 करोड़ था, 5 करोड़ 52 लाख, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास। तो मेरा ये कहना है कि ये पैसा जो है, ये पैसा सदन को मालूम कर सकते, प्रत्येक पार्षद का जवाबदारी है उस पर मालूम करना चाहिए पैसा कहाँ है और उस पैसे क्या हुआ। और जिस प्रकार से जो जनता बढ़ाया गया और संपत्ति का बढ़ाया गया है, इसके लिए कांग्रेस पार्षद बिल्कुल तैयार नहीं है। जनता को राहत देना चाहिए। जनता के पास ऑलरेडी टैक्स बहुत से ज्यादा जनता दे रही है, लेकिन जिस प्रकार से ये बढ़ाया गया है, ये बिल्कुल जो है गलत है और इसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। हाँ, महापौर जी ने अगर पार्षद राशि बढ़ाएगी तो उसके लिए निश्चित रूप से धन्यवाद करते हैं, लेकिन जो इस सब पर नहीं करते हैं कि जनता संपत्ति का बढ़ाया जाएगा। अगर संपत्ति का जनता पात्र देने को तैयार है तो 25 लाख रुपए राशि अपने छोड़ने को तैयार है। ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ मनोज राठौर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो हमारे एमआई से सदस्य आर.के. सिंह पटेल साहब ने जो बात करती है उसको समझाने कर देना चाहिए। जो हमारे कर्मचारी अधिकारी रिटायर हो गए और जिनकी हमारी स्वच्छता कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो गई, उनके स्थान पर नए लोगों को रखने की आवश्यकता है। मैं 2025-26 के बजट के लिए माननीय महापौर जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर भोपाल में बजट पेश किया, बधाई देता हूँ। साथ ही पीसीएल में जो हमारे महापौर स्मार्ट क्लास होते हैं, इसको पुनः चालू करने के लिए महापौर जी बजट में प्रावधान करता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। निश्चित तौर पर भोपाल में छात्र छात्राओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए ये राहत राशि जो स्मार्ट क्लास देंगे उनको नई सौगात देंगे, उनको बहुत राहत देंगे। मैं पुनः बधाई देता हूँ। अशोक महाराज जी बहुत देर से, लगभग 1 घंटे से वो कह रहे हैं, तो वो मुझ पे ही कहेंगे कि आप मुझे सुनाई कह रहे हैं। अशोक महाराज जी, आप अपनी बात। हेलो, माननीय अध्यक्ष महोदय, महापौर जी, कमिश्नर, आज हमारा बजट पेश हुआ। इसके पूर्व भी महापौर ने 2024 में बजट पेश किया। उस बजट में 2024 में झीलों, तालाबों और साथ साथ राजधानी के 54 कुएं और कुछ बावड़ियों की सफाई के लिए बजट रखा है। उस बजट के आधार पर ऊपरी तौर पर तो काम हुआ, पर जो जल के स्रोत बढ़ाने थे उस स्रोतों में काम किया। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसी तरह इस बार भी जो बजट जिस नरों पे छोड़ा गया उनका पुनः काम होना चाहिए, ताकि हमें जिस बजट पर कहा किया गया उसमें काम आए। दूसरी बात, महापौर जी ने मुख्यमंत्री संजीवनी अस्पताल के लिए बजट पेश किया था। पहला बजट आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से। आज आप देखेंगे कि 85 वार्डों में कहीं तो बन चुके हैं, कहीं अस्पताल बन गई है तो 1.5 2 साल से पहले ऐसी लगी है और उनमें जो आम जनता को, भारत की जनता को जो लाभ मिलना था वो लाभ आज तक नहीं मिला। आप सर्वे कराएंगे तो आरोग्य अस्पताल अभी तक निर्माण तक नहीं कई बार, तो जो बन चुकी हैं उनमें आज तक किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। मैं आपके माध्यम से संज्ञान दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारे मुख्यमंत्री की मर्जी है ऊपर से सबका साथ सबका विकास, तो सबके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए और जो जिस मकसद को लेकर इन आंखों के अस्पतालों का निर्माण हो गया उसका मकसद पूरा होना चाहिए। और इसके अलावा इसके बाद जब महापौर जी ने बजट पेश किया था तो उसमें कहा था कि 85 वार्डों में सड़क नाली तो नालों के निर्माण के लिए बजट दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कमिश्नर साहब और महापौर जी से भी हमारे संतनगर के एक बड़े नाले के लिए बजट मांगा था। तो
वो नाले का निर्माण नहीं हुआ और आने वाले समय में जब बरसात आएगी तो सीधा नाला बाढ़ के रूप में होते हुए आधे शहर में बाढ़ ला। पिछली बार में मैंने इस पे आपसे कहा था, तो मेरा अनुरोध है कि जिस बिल्डर के माध्यम से उस नाले पे 200 फीट के करीब 300 फीट के करीब कब्जा हो गया, वो नाले वहां से खत्म कर दिया। उस नाले की जांच कराकर उसका निर्माण किया जाए ताकि संतनगर में जल भराव की स्थिति न बने। दूसरी बात, अंकिता कंपनी ने भोपाल तालाब को गंदे नालों से चैनलाइज किया था ताकि हमारे तालाब में गंदा पानी मिल जाए। उस कंपनी ने जब इस काम किया तो मात्र 3 महीने के अंदर जैसी बरसात आई, जो काम था उसका पूरा काम खत्म हो चुका, सीधे नाले पर तालाब में छोड़ रहा, जिससे हमारे भोपाल की जनता के स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। जैसे अभी वर्तमान में भी हमने तालका दहियों के लिए जो बजट रखा है तो उसको नालों को चैनलाइज किया जाए। तो मेरा अनुरोध है कि जब ये काम होता है तो उसकी निगरानी करनी चाहिए। बीच में अभी जब पिछली परिषद की बैठक में हमने एक आवेदन कमिश्नर साहब को भी दिया था कि अंकिता कंपनी ने कम से कम कई मिलियन पानी गंदा जो फिल्टर प्लांट तक भेजते थे उस डायरेक्ट तालाब में छोड़ा था। उस पर सिर्फ मेरे पास एक लेटर आया था कि इस पर कार्रवाई की जा रही, पर क्या कार्रवाई उसकी जानकारी आज तक नहीं, जबकि उस पर कार्रवाई हो तो उस पर अर्थदंड घोषित करना था कि पूरे भोपाल का जीवन उसी तालाब से चलता है। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, महापुरुषों की मूर्तियां जो हमारे भोपाल शहर में चौक चौराहे पर है, जिसकी खूबसूरती के लिए हम हमेशा निरंतर प्रयास करते हैं और आने वाले समय में कई महापुरुषों का नाम भी हम महापुरुषों सामाजिक संस्थाओं के जो लोगों के नाम रखते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उसके लिए एक ऐसा बजट होना चाहिए कि जिस मार्ग किसी महापुरुष के नाम से अगर वो टूट जाता तो उसकी तत्काल रिपेयरिंग या तो महापौर कोटे से हो या फिर पार्षद निधि से, ऐसा कोई बड़ा रोड हो तो महापौर निधि से होना चाहिए, ताकि उस पर चलने वाले लोगों को ये ना आभास हो कि आज इस मार्ग पे हम चल तो रहे हैं और उससे हम महापुरुषों की गरिमा पे भी पड़ता है। दूसरी बात, पूरे भोपाल के अंदर जहाँ जहाँ महापुरुषों की मूर्ति लगी उनके आसपास इतना अतिक्रमण है कि वो अतिक्रमण के कारण उनकी चौक चौराहे की खूबसूरती जा रही है। आप चाहे चौक बाजार देखेंगे, चाहे संतनगर देखेंगे या भोपाल का किसी भी कोने में आप देखेंगे तो उन महापुरुषों की मूर्ति के चारों तरफ कहीं ना कहीं अतिक्रमण छाया होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन महापुरुषों की चौक चौराहे की मूर्ति और उनकी स्टेचू को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और उनकी सौंदर्य के लिए उन पर भी कार्य किया जाए। दूसरी बात, जिन जिन मार्गों को हमने महापुरुषों के नाम से लिया, कई साल पहले हमने उनके नाम पर अंकित कर दिए, पर आज उनके नाम जो है बोर्डों से गायब है। उनके पुनः बोर्डों पे नाम होने चाहिए ताकि हम सम्मान ये देख सकें कि हाँ महापुरुषों के नाम से। अध्यक्ष महोदय, आपसे एक उम्मीद है, ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है इनके लिए कहीं ना कहीं तत्काल कार्य होने चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता और वार्ड की जनता वहाँ जाकर अपना इलाज करा सके। तो गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल में जा नहीं सकता। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड देकर के हेल्थ की गारंटी दी है और 70+ के लोगों को 100% कोई किसी भी श्रेणी के हो, उन्होंने आयुष्मान कार्ड की गारंटी देकर के स्वस्थ होने की गारंटी दी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने को अच्छा जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं, पर वो कारगर तो हो, लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। 400 प्रकार के शासकीय अस्पतालों में दवाइयां फ्री मिलती है। थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ आप बजट पे आइए ना, कहाँ आप स्वास्थ्य विभाग में कहाँ चले। मेरा कहना यह है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो बन रहे हैं उनका काम होना चाहिए, तब हम बल्कि आपको और भी धन्यवाद देंगे ताकि जनता जो है पीड़ित ना हो। ठीक है अटल जी, एक मिनट देवेंद्र जी, आपको बहुत अरे जगदीश यादव जी पहली बार आप जगदीश यादव जी को जगदीश यादव जी पहली बार आप आए पूरी आज दिन भर के दौरान केवल 30 सेकंड जिनको अवसर मिल चुका है मैं दूंगा, मैं और दूंगा
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महापौर जी, आदरणीय कमिश्नर महोदय, समस्त MIC पार्षदगण, समस्त पत्रकार बंधु, वर्ष 2023-24 संपत्ति कर एवं अन्य सभी मदों में कुल 503 करोड़ 25 लाख की वसूली नगर निगम द्वारा की गई थी। इस वर्ष नगर निगम के समस्त कर्मचारी और मैं तो कहूंगा कि माननीय कमिश्नर साहब की मेहनत से इस वर्ष 2024-25 में लगभग 83 करोड़ से अधिक की राशि वसूली में वृद्धि करते हुए कुल 586 करोड़ 62 लाख की वसूली की गई, जिसमें निगम के कर्मचारियों द्वारा काफी मेहनत की गई। और ये जितना मैं विपक्ष को बता दूं, ये पैसा आपके ही बाहर में काम आने वाला है, ये कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो इस चीज का पूरा समर्थन करें। ठीक है। अजीत भाई, देवेंद्र जी आपको अवसर मिला है। 30 सेकंड की बात है। अच्छा 30 सेकंड की बात कर रहे हैं जी। हाँ देवेंद्र जी, अब देखिए आज बड़ा शुभ दिन है, जो मांगों को मिल रहा है, जैसे कल्पवृक्ष बन गया आज नगर निगम परिषद, इसके नीचे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो मैं GIS हुआ उसके लिए और स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में भी हम फर्स्ट 1 2 3 में आने वाले, ऐसा मुझे लगता है। इन कर्मचारियों की मेहनत से हमारा है, जो कर्मचारी बेनियमित हैं उनको नियमित करने के लिए भी विचार किया जाए, और जो 29 दिवसीय है उनको नियमित करने की भी कार्रवाई पहले रोटेशन पद्धति में करें, इतना मेरा निवेदन है, ताकि पार्षदों को जो मिला है MIC को निधि मिली है, जो अध्यक्षों को निधि मिली है, तो कर्मचारियों को भी कुछ ना कुछ मिल जाए। तो ऐसा कल्पवृक्ष हमारा आज सदन सार्थक होगा, इतना ही कहना था। ठीक है। ब्रजुला से चाहिए अध्यक्ष जी। अच्छा अजीत भाई, चलिए ब्रजुला जी को खड़ा करके इसके बाद आप बोलिए, बोल लीजिए। आपको भी बहुत अवसर दिया है, आपको कितना अवसर दिया है, थोड़ा बाकियों को भी अवसर मिलना चाहिए ना, समय उतना ही है, समय सीमित है भाई सबके पास। हाँ जी, आपको बताना चाहूंगी कि हमारे शहर की महापौर नित्य नवाचार करती हैं। इसी के तहत उन्होंने वार्ड नंबर 31 जोन क्रमांक 7 के अंदर जो आता है, उस वार्ड के अंदर उन्होंने एक औषधि पार्क का निर्माण कराया है, जो भोपाल नगर निगम के लिए एक अनूठा कार्य है। और मुझे नहीं लगता कि किसी और नगर निगम में इस तरह का पार्क विकसित किया गया हो। इसके लिए माननीय महापौर जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस पार्क के अंदर विभिन्न मानव अंगों को परिलक्षित करते हुए उन अंगों के उपचार में प्रयुक्त होने वाली आयुर्वेदिक औषधियों के पौधों का समावेश किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपको बताना चाहूंगी कि पार्क के अंदर उपचार में प्रयुक्त होने वाले पौधे जैसे गुड़हल, आंवला, जासौन, गुलाब, बबूल, तुलसी, कनेर, दूब, नीम, अरंडी, अशोक, अमलतास, अजवाइन, मुनगा, हरजोर, बेल, गूलर, मीठी नीम, हरसिंगार, कचनार इत्यादि पौधे लगाए गए हैं। इस पार्क को निर्मित करने का उद्देश्य ये है कि साधारण जन भी आयुर्वेद से आकर के जुड़े, साथ ही आयुर्वेद के क्षेत्र में पठन पाठन करने वाले व्यक्ति की जो रुचि रखते हैं विद्यार्थी, वहां आकर के उसका अनुसंधान भी कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महापौर जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज जोन अध्यक्षों के कोटे में भी जो राशि दी है और पार्षदों के लिए भी जो उन्होंने 50 लाख की राशि दी है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद माननीय महापौर जी। ठीक है अजीत भाई, माइक माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट आज पेश किया गया है वो जनता पे बोझ है। उसका कारण ये है कि जो वसूली होना चाहिए लोगों से, उनसे वसूली नहीं हो पाती। जो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है उन्हीं पे बोझ पड़ेगा, जो जलकर दे रहा है उन्हीं पे, लिहाजा उसके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। जो लोग टैक्स नहीं दे रहा है और मैं आपको बीच में रोकूंगा, शायद आपने मेरी पूर्व की व्यवस्था को और से नहीं सुना। मैंने आयुक्त महोदय को एक निर्देश दिया, एक व्यवस्था दी है कि 3 महीने के अंदर सभी जोन के जोनल अधिकारी ये प्रमाण पत्र जारी करें कि हमने अपने जोन में 100% प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके उनके खाते 100% खोल दिए हैं। और मान लीजिए संपत्ति कर में कोई सुधार हुआ है,
आज 2 कमरे हैं, 2 महीने बाद उनने 2 कमरे और बना लिए। तो अपडेटेड प्रॉपर्टी का जो कर है वो आप अधिरोपित करें और इससे नगर निगम की आय में भारी वृद्धि होगी। 100% प्रॉपर्टी जो कर योग्य है वो कर के दायरे में आएगी। 3 महीने के अंदर ऐसी व्यवस्था जोनल अधिकारियों को टारगेटेड कर गया और इससे बहुत नगर निगम को भी लाभ होगा और सभी शहर के सभी नागरिक जो संपत्ति कर के दायरे में आते हैं, जिनको देना चाहिए, नगर निगम का हक है संपत्ति कर लेना और उनसे लेना है। अभी भी जो गैप है उस गैप को 100% पूरा करना है। ये निर्देश मैंने दिया, आप अगर सुने तो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं वो इतने डरते हैं कि अगर 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं आके तो कहते हैं साहब पुलिस दिलवाओ तो वार्ड पार्षद साथ चले। ये मेरे वार्ड में हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि जनगण बढ़ा है आपने, 15% बहुत होता है, आप जो दे रहा है उसी में वोट पड़ना है। जो जिनसे नहीं ले रहा है तो आपने कहा ठीक है, कमिश्नर साहब को बोल दिया, हमने मान लिया, चलिए 3 महीने बाद भी पता लग जाएगा कौन दे रहा है। इंडिविजुअल कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं आप? इंडिविजुअल कनेक्शन कितने दिन से पेंडिंग है आप मुझे बताइए। बिल्डिंग वाले फ्री में आपका पानी ले रहा है, हर कहीं से कनेक्शन खोल लेते हैं, उनसे पैसे नहीं ले रहा है। जब आदमी इंडिविजुअल कनेक्शन मांग रहा है, उसने आवेदन दिया तो उसको क्यों नहीं दे रहा है? भाई उसमें भी तो आपका पैसा बढ़ेगा ना, जनरल बढ़ेगा आपका। भाई आदमी फ्री में पानी ले रहा है, उसे ले नहीं पा रहा। अब जब इंडिविजुअल मांग रहा है कनेक्शन तो नहीं। और उसके बाद जो कर्मचारी हैं आपके यहाँ के, खासकर नल कनेक्शन वाले, मैं नाम लेके बताऊंगा, श्रीवास्तव है, वो मेरा खुद का प्रकरण है 42 का, आज तक नोटिस नहीं दिए, 1 साल हो गई। 10/2 को मैंने आवेदन दिया था, महापौर जी ने आश्वासन दिया था। तो जब रिकवरी नहीं कर पाते आपके यहाँ के लोग तो क्या उम्मीद रखेंगे आप? तो मेरा निवेदन ये है कि आपने जो दर लगा दिया, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, तो उसके वसूली का भी तो रास्ता निकालिए। ये आपके कहने से आप ये सब सुन लेंगे, लेकिन ये बात हवा में जाएगी, अगले साल फिर ये आ जाएगा। तो मेरा कहना है कि इंडिविजुअल कनेक्शन पे भी ध्यान दिया जाए और आपके माध्यम से जो बात कही गई है उस पर अमल किया जाए। बिल्कुल ठीक। प्रताप आर्य जी, अरे आपको कितना बोलने दिया कि जिनने बोल इनको एक बार भी अवसर नहीं मिला उनको तो बोलने दीजिए। चलिए आप बैठे, प्रताप आर्य जी। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बजट आया है, अरे आपको 3-4 बार अवसर मिल चुका, जिनको एक बार भी नहीं मिला उनका हक है भाई। एक बात तो बोल दो, दूसरी बात बोलना वैसे तुम्हें आपको थोड़ा सा तो बैठ जाओ। अध्यक्ष महोदय, जो बजट आज प्रस्तुत हुआ है 25-26 का, तो जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि 10% बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने तो जो लिया है वही वापस किया है, मतलब तेरा तुझको ही अर्पण किया है। अगर आपने कुछ लिया है तो कुछ वापस भी दिया है। अभी वो कह रहे कि कहीं से वसूली आती, तो सब जानते कहां से वसूली आती नहीं है। जहां से वसूली आती वो तो देंगे, लेकिन इस बार जो बजट आया बड़ा अच्छा आया है, 500 के अनुरूप बजट है और इसका स्वागत भी करते हैं हम लोग कि MIC का भी बजट बढ़ा, 500 का भी बजट बढ़ा, उससे विकास की गति भी बढ़ेगी। जिस तरीके से भोपाल सुंदरता की ओर बढ़ रहा है, और जैसे पता है कि कमिश्नर साहब ने बड़ी मेहनत की, वाकई में बड़ी मेहनत करते हो, जहां से निकलते हो वो रोड साफ हो जाती है। तो मेरा एक ऐसा निवेदन है कमिश्नर साहब से कि हमारी भी रोड से अगर गुजरे तो थोड़ा अतिक्रमण भी साफ हो जाएगा। बुला लीजिए यार किसी दिन उनको। मैं ये भी कहता हूँ, मैंने जब उनको फोन किया है, फोन बाकायदा रिसीव हुआ है, मैसेज भी आया है, और मैं ये कहूंगा महापौर जी को बहुत बधाई है, MIC को भी बहुत बधाई, लेखा शाखा को भी बहुत बधाई है, और ऐसा ही बजट हर साल प्रस्तुत हो, हमारा डबल बजट हो जाए, क्योंकि विकास की गंगा और तेजी से भोपाल में बहे। बहुत बहुत धन्यवाद, इस सभा को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, विमलेश भाई पहली बार हो रहा है। शक्ति राम जी आप भी बोल चुके यार, आप कितना बोलोगे, हो गया ना। सम्मानित सभापति विमलेश जी को, सम्मानित सभापति जी, सम्मानित महापौर जी और सभी MIC मेंबर, जोनल अध्यक्ष, पार्षदगण और नगर निगम के संवेदनशील कमिश्नर साहब, सभी कर्मचारीगण, पत्रकार बंधु महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ ये जो बजट इस बार प्रस्तुत किया है बहुत ही अच्छा और व्यवस्थित बजट आपके द्वारा
प्रस्तुत किया गया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खासतौर से बच्चों एवं युवाओं के शारीरिक और बौद्धिक विकास के दृष्टिगत खेल मैदानों में और स्विमिंग पूल की व्यवस्था की गई है। विश्राम घाटों के उन्नयन हेतु भी विशेष व्यवस्था की है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महापौर जी, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि देखा गया है कि सफाई मित्र खासतौर से महिलाएं हैं, वो लगभग 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से आती है और उनको काफी परेशानी होती है और आने में भी देरी हो जाती है। और आने के बाद देखा गया है कि बहुत परेशान रहती है, घबरा सी जाती है, क्योंकि मैंने खुद देखा है। तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि ऐसे कर्मचारियों को पास के या उनके आसपास के वार्ड में उनका ट्रांसफर किया जाए, जिससे उनकी जो परेशानी है वो खत्म हो सके। आदरणीय महोदय, खासतौर से ये बजट लोक कल्याणकारी है, विकास मूलक बजट है और हर वर्ग के लिए कल्याण है, कल्याण के लिए ये बजट है, लोकहित के लिए समर्पित बजट है। बहुत अच्छा व्यवस्थित ये बजट इस बार प्रस्तुत हुआ है और मैं तो खुश इसलिए हूं कि मैं जोन अध्यक्ष हूं, मेरी भी राशि बढ़ी है, बड़ा प्रफुल्लित हूं। और इस बार सभी पार्षद और चाहे जो भी जोन अध्यक्ष हो, MIC मेंबर हो, सभी बहुत खुश है। महापौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फपूला जी, आप बोलते से करके माइक आपका देखिए चल रहा हो, आपका देखने लगे, ठीक है, बोल रहा। मैं इतनी देर से सोच रहा था, मैं महापौर जी की तारीफ कर रहा हूँ और आप बार बार रोक रहे थे, तो मैं क्या ऐसा नहीं कि शायद आप ये चाह रहे कि मैं महापौर जी की तारीफ करूँ। आपका समझ में नहीं आता कब तारीफ करते हो कब कुछ और बोलने लगते हो। इसलिए मैं सोच रहा था नहीं कमाल क्या बात है, लेकिन तो सही बात है तो बोलना ही पड़ेगी। मैंने किसी की तारीफ कर रहा था तो महापौर जी ने बताया ये बजट जो प्रस्तुत किया गया है तो बहुत ही अच्छा बजट है। यह बजट शहर के विकास के अंदर जरूर चौमुखी विकास का कार्य करेगा। इसी के साथ में महापौर जी के द्वारा जो बीच में बालिकाओं के लिए खो खो प्रतियोगिता का महापौर खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा था। जिसके अंदर हमारे भोपाल शहर की जो हमारी छोटी छोटी बालिकाएं उन्होंने वहाँ खो खो में भाग लिया। और मेरा महापौर जी से निवेदन है कि सभी चीजों के अंदर खो खो उसकी राशि भले कम रखे, हाई फाई इतना नहीं करे, लेकिन सभी चीजों के अंदर तो भी हमारे क्लब है हेडपाल का, छोटे छोटे बच्चे पूरे भोपाल के वहाँ पे इकट्ठा होकर लालपेट ग्राउंड के अंदर बनाए हुए, वो लोग भी चाहते थे कि महापौर जी के महापौर ट्रॉफी के माध्यम से हम लोग ट्रॉफी करें। और जब 1994 में जब परिषद थी उमाशंकर गुप्ता जी की, तो उस समय हमने साप्ताहिक कार्यक्रम करवाए थे, कव्वाली वालों को बुलाया था, भजन वालों को बुलाया था, सबको एक एक बार बुला के सब कुछ कार्यक्रम करा। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम करे जो रंगारंग रहेगा तो शायद महापौर जी उससे जरूरत होगी। इस प्रकार से कार्यक्रम तो उससे 2 प्रकार का फायदे, महापौर जी की प्रसिद्धि भी होगी, उन लोगों को भी कला दिखाने का एक मौका मिलेगा। इसी तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सफाई मित्रों के साथ में स्वच्छ उड़ान जो कार्यक्रम आयोजित किया गया वो भी बड़ा सराहनीय था, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। तो महापौर जी के द्वारा पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत ही मतलब गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल है जिसके अंदर लगभग 1200 बालिकाओं की संख्या थी और वो क्लास क्या है कि टीचर को डबल लगाना पड़ती थी। वो पहले शिफ्ट में लगाते थे, फिर दूसरे शिफ्ट में लगाते थे और यहाँ तक कि प्रिंसिपल के रूम में तक वो क्लास लगाई जाती थी। तो महापौर जी गई वहाँ पे आमंत्रित करा, स्कूल वालों ने मैंने भी आमंत्रित करा, तो जाके देखा तो उसी समय अपनी संवेदनशीलता के कारण उन्होंने तुरंत वहाँ पे 22-23 लाख रुपए की राशि आवंटित की। उससे उस बच्चों के लिए 2 कमरों और एक हाल का निर्माण छत पर तय कराया गया। तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये 80 वित्तीय वर्ष के अंदर हुआ, इसलिए डबल धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ में जो महापौर जी के द्वारा जो 7 बटालियन के वहाँ कभी आप वहाँ से निकलोगे जो अधिकारी निकलते तो 7 बटालियन के सामने बहुत ही रोड सक्रिय हो गई। सक्रिय होने के कारण वहाँ से उसको चोरी करने के लिए जाना, 2 तरफ पुलिस का क्षेत्र था, तो PWD से बात करके वहाँ DPR बना के हमारे गुप्ता जी से बोल के वहाँ DPR बना के लगभग कंप्लीट था, लेकिन अब वहाँ मेट्रो लाइन आ गई है तो वो शायद प्रोजेक्ट को रुक जाएगा ऐसा लगता है। और इस बजट के बारे में
आपसे मेरी शिकायत नहीं कि आप कहते पूरे क्षेत्र को नंबर आपको 4 मैंने पत्र दिए, लेकिन एक भी बाद में आपने राशि आवंटित नहीं करे। आपने कुमारपुरा यादव झुग्गी बस्ती के अंदर बोल के आए थे, वहां पे उसको आप मुझे लगता है लेट हो गए होंगे मेरे से, तो सब लोग राशि ले गए यार, रिकॉर्ड देख लो मेरा, आप लेट हो सकते होंगे, अगले बार ले लेना, इसमें ले लेना। हो सकता है मेरी राशि खर्च हो गई, वरना मेरी राशि मैं प्रमाण दे सकता हूँ कि जिसने मांगी समय पे मैंने दी है। चलिए कोई बात नहीं, आप समय पे दे देना, टाइम पे दे देना, टाइम पे, अभी भी खर्च हो जाने के बाद मत देना। पप्पू भाई ने धन्यवाद दे दिया तो मान लिया जाए कि बजट अच्छा है। ठीक है, राजेश सिंगुरानी जी। आज जो बजट यहाँ पेश किया गया भोपाल के विकास के लिए बजट था, और वो महापौर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये सारा 1 लीटर का मशीन केनरा बैंक के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिसकी लगभग राशि रुपए 22 लाख है। दूसरा नंबर, पावर ग्रिड के माध्यम से 1 रोड स्वीपिंग मशीन प्राप्त हुई है। तीसरा, आर प्रोग्राम के तहत 3 रस्सी निर्माण की मशीन, 2 पेपर शेडर मशीन, 2 लेमन शेडर मशीन, 1 गुलाल मशीन, 1 पेपर रिंग मशीन, 1 पेपर रद्दी से गमले निर्माण हेतु मशीन एवं 2 कोकोनट शेडर मशीन जनित के कार्य हेतु निगम द्वारा क्रय की गई है, जिनकी लगभग राशि 60 से 70 लाख रुपए है। CSR से मिलिए साहब, उन्होंने बोला, सुनने अपने भाषण में बोला कि CSR 2 वुड सीपल शेडर मशीन क्रय की गई है। स्वच्छता भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 6 रोड स्वीपिंग मशीन क्रय की गई, जिससे भोपाल की शहर की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इस हेतु एयर क्वालिटी इंडेक्स से राशि रुपए 2 करोड़ प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राप्त हुई। यूनिटों के प्राप्त राशि रुपए 4 करोड़ एवं शेष राशि मुख्यालय वर्ग से मिलाकर 2 कचरा संग्रहालय हेतु 125 नग CNG मिनी गार्बेज की गई है। चौथा नंबर, टायर रिमोल्डिंग यूनिट एवं बैटरी असेंबली यूनिट के माध्यम से निगम को लगभग राशि रुपए 1 करोड़ की बचत की गई है। नंबर 5, CNG थिंक गैस के माध्यम से 6 नवीन CNG स्टेशन की स्थापना की गई है, जिससे निगम CNG वाहनों को 7% डिस्काउंट प्रति किलोग्राम दिया जाता है एवं अन्य प्राइवेट वाहनों से CNG विक्रय पर निगम को 3% लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग राशि 1,82,27,636 का लाभ हुआ है। आज मैं पुनः एक बार इस बजट का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, जल के ऊपर एक विषय आया था आज। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महापौर जी, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस चीज को आज नोट कर लेंगे, सामान्य मीडिया को भी कुछ कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएगा। जल दर बढ़ने पर बार बार ये विषय विपक्ष से आ रहा है। वर्तमान में नगर निगम में पानी की जो दरें हैं 2400 स्क्वायर फीट पर 210 रुपए अध्यक्ष जी लेते हैं हमारे, ये क्लियर रहे, बार बार कंफ्यूजन होता है। हम 2400 स्क्वायर फीट से ज्यादा पर 300 रुपए प्रति माह लिया जाता है। पानी की वर्क कनेक्शन की दरें 16 रुपए प्रति 1000 लीटर हम लोग लेते हैं। अतः इस प्रकार भोपाल शहर में जल दर की वसूली में एक बात बताना चाहता हूं कि खर्च कितना होता है और आता कितना है इस भोपाल नगर निगम में। देश की एकमात्र नगर निगम होगी कि जिसमें इतना बड़ा डिफरेंस है, और इतनी बड़ी सेवा शायद मेरे ख्याल से कोई नगर निगम पानी के क्षेत्र में तो नहीं करती होगी। 240 करोड़ रुपए हमारा व्यय आता है साल का, वसूली मात्र 73 करोड़ रुपए होती है। उसमें भी 140 करोड़ रुपए हमारा बिजली बिल जाता है। इसको लेकर हम लोग प्लान कर रहे हैं। और इसमें जो बात आई कि आपने 15% बढ़ाया, महोदय इतने घाटे के बाद भी 1 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि हमने करी है, जो उनके मुंह में जीरा बोलना भी मुझे लगता है कि वो कम होगा। तो क्या बोलना चाहते हैं बताइए। आपका ये कहना है कि जल दर बढ़ाए,
जल्द बढ़ाने को किसी को कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो वसूली की बात कर रहा है, वसूली तो करिए आप, इंडिविजुअल करिए। वसूली पे ना बढ़ेगी आपकी। मैं वसूली में आता हूँ। नहीं, वसूली की तो बात कर रहा है ना। हाँ ठीक है, नहीं गद्दार की बात, आईडी की गद्दार बढ़ा दी और वसूली नहीं हो रही है, तो एक तो वसूली आपके अधिकारियों के कारण नहीं हो रही, आपके अधिकारी को वसूली करना ही नहीं, उन्हीं को टारगेट दिए गए। वसूली पे आते हैं तो एक अनुपात हमने भी विभाग में निकाला है, किस वार्ड में कितने अवैध कनेक्शन है, तो वो हमें, मैं चाहता नहीं फिर से विवाद नहीं हो गया, मैं चाहता ही नहीं कि उधर तो फिर विवाद हो जाएगा कि डाटा लेके बैठा हूँ वार्ड वाइज। हमारे पास भी डाटा है। अब मैं नहीं चाहता कि आप मेरे आपके वार्ड में कितने अवैध कनेक्शन है, मैं आपके इंडिविजुअल पूछना चाहता हूँ, आपके वार्ड में कितने अवैध कनेक्शन है? मेरे वार्ड में आप सिद्ध कर देना, आप जो कहोगे वो, लेकिन मैं आपके वार्ड में सिद्ध कर दूंगा। तो मेरे वार्ड में तो 2000 कनेक्शन, तो हाँ बहुत अच्छी बात। अभी हमारे मोदी ने खुद ने कहा कि 2000 नल कनेक्शन अवैध है। आप अध्यक्ष जी आप इस पर संज्ञान आपको बता दो आपको एक काला कानून बनना चाहिए। नहीं नहीं अच्छी बात है, आप यहाँ पसंद करिए ना, मैं 50 बार कह चुका हूँ। आपने अच्छी बात कही। अरे आप नाराज मत, अच्छी बात। नाराज इसलिए कि मैं 50 बार कह चुका हूँ। हाँ आप अच्छी बात कही महोदय। नए भोपाल भोपाल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ वार्डों की बात नहीं कर रहा हूँ। नए भोपाल में अगर 100 नल कनेक्शन है तो 95-96% वसूली है। पुराने भोपाल के कुछ वार्डों में ये 10% 12% कम टिके। जैसे मेरे भाई ने कहा कि 2000 कनेक्शन है, मुझे लगता है कि नल काटना हल नहीं है, इसमें कानून कुछ बना। नल काटना नहीं थी, वसूली करना चाहिए। मैं वसूली की बात कर रहा हूँ। अरे बहुत एक अध्यक्ष महोदय एक टीम गठित कीजिए वसूली की, वो भोपाल के सारे वार्डों से वसूल करिए। आप नुकसान नहीं रहो। सुनिए तो, आप वसूली करने जाते हैं तो मारपीट करते हैं, पीछे मत सुना। अब मैं चाहता हूं सदन के माध्यम से आने वाली 3 पीढ़ी तक नल कनेक्शन नहीं मिलेगा, अवैध कनेक्शन है उसे घर पे कुछ कड़े कानून बनाना चाहिए, दोबारा कनेक्शन उसको नहीं मिलना चाहिए और अधिकारी भी तय होना चाहिए। और या तो पेनाल्टी की मात्रा जो है 10,000 5,000 की जगह जो है उसको लाख 2 लाख में बदलना चाहिए। और ये बहुत बड़ा अंतर है, एक जनता को न्याय नहीं मिल रहा और एक को मिल रहा। 2,000 अगर एक वार्ड में अवैध कनेक्शन है तो मैं अधिकारी का दोषी इसलिए नहीं मानता तो ये लोग पटक के मानते हैं। हम लोग कई एफआईआर करा चुके हैं, तो इसके लिए तो बड़ा कानून इस सदन में आपको कोई व्यवस्था देना ही चाहिए। ईमानदारी से आपको भी बताना चाहिए कि आपके 500 है 200 है कितने अवैध कनेक्शन ये तो बताओ। चल आप ही बताओ इसके हमारे हाँ और आपके भी मारते हैं लोगों को, आपके वाले कोला से मारते हैं आप बड़े दारू में आते हैं सर्वे भाई आपस में अरे आप मुझे ये जो मारपीट की घटना है ये इसका मैं निंदा कर रहा हूँ, ठीक नहीं है। बाढ़ के हमारे इधर कभी ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हवा की बात है। आपके इधर होता है, ये प्रूफ मेरे पास है। अरे आप बिल्कुल ठीक है ना, आप भोपाल में भागी देते अध्यक्ष महोदय से कुछ हल नहीं करना चाहिए। हरी घाटे में 200 करोड़ घाटे में आप सोचिए इसका हल नहीं करना चाहिए। चलिए हम उसके पश्चिमा नहीं बढ़ाने के, लेकिन कुछ ना कुछ कानून इस परिषद में बनना चाहिए कि दोबारा कनेक्शन उसको नहीं मिले जिसका अभिप्राय है। अरे थाने में घटना हुई थी, आपने भी किसी को मारा था, एक घटना हुई थी, क्या कर लो किसको मारा था आपको नहीं पता, किसी को मारा। चलो एक तो आपका धन्यवाद, पिटने में नाम नहीं, मारने में नाम, धन्यवाद। तो इस पर अध्यक्ष हम क्या कर देते हैं यही बात कर रहा हूँ। हमको लगता है कि तो पुराने भोपाल के ये लोगों को कर्मचारियों के साथ मारपीट घटना का अवैध कनेक्शन बंद करने का है, निरंतर घटती रहती है। और अभी आपने कहा ना कि पुलिस से आना पड़ता है, हमारे यहाँ पुलिस। अरे भाई अभी जो कमिश्नर साहब ने जो बयान दिए तो वो आपके पार्षदों ने उनको मारा क्यों पाया? किसको मारा है? ये अभी मरने की जो बात चल रही है किसी पार्षद ने नहीं मारा। आपके यहाँ पे आप ज्ञान ठीक करें, किसी पार्षद ने नहीं मारा है, मारा नहीं। क्या करें इसमें कुछ चाहते हैं अपन हल, 200 करोड़ का घाटा काम नहीं है। शासकीय सेवाएं बंद कर देना चाहिए, आयुष्मान कार्ड कुछ ना कुछ तो तय करना चाहिए, समझ रही कुछ ना कुछ तय करना चाहिए। 2010-15 के दौरान नगर निगम ने
अवैध नल कनेक्शन को वैध करने पर बहुत प्रभावी काम किया था। और अब तो तकनीक का युग है। आज के समय में मुझे लगता है कि तकनीक का उपयोग करते हुए अगर हम इस प्रकार के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस प्रकार की चीजें है, हो सकता है ऐसी डिवाइसें आ गई हो कि जब नल चल रहे हो और डिवाइस ही आपकी बता दे, जैसे कि जमीन के अंदर का अगर लोहा बता सकती है तो पानी भी बता सकती है। अगर तकनीक का उपयोग करके हमारी फील्ड की टीम को लगा करके नल के समय में वेरिफिकेशन करके अवैध नल को वैध करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। उसकी एक नीति आयुक्त महोदय बनाए और उसके लिए अगर नगर निगम के किसी भी शासकीय सेवक सर कोई अवैध नलकारी जिसने अवैध नल कनेक्शन लिया हो वो दुर्व्यवहार करता है तो ऐसे के खिलाफ पूरा ये सदन कहता है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करा के उसको अंदर करने का भी काम करना चाहिए। तो इस पर आयुक्त महोदय ठोस नीति बनाइए। अवैध नल कनेक्शन जितने भी हैं बीच बीच में ये दौर हमारा चलते रहना चाहिए कि अवैध नल कनेक्शन को हम वैध करें और कोई एक राशि तय कर लें कि उसकी वैधता पे हम इतनी राशि नगर निगम में जरूर लेंगे या वर्ष इतने से हम इसको मानेंगे। अपने उस समय भी आप भी थे, हम भी थे, तब भी ये अपने उस समय किया था और बहुत बड़ी संख्या में अवैध नल कनेक्शन से राशि भी हुई थी और वो कनेक्शन वैध में बदले भी गए थे। ग्रेविटी लाइन जो होती है, जो मेन लाइन जिसको कहते हैं ग्रेविटी लाइन, उस लाइन से भी सैकड़ों नल कनेक्शन लोगों ने लिए रखे। अगर मैं उन एरिया के नाम बताऊंगा तो फिर सामान्य सदस्यों को बुरा लगेगा। ग्रेविटी लाइन से कोई नल कनेक्शन देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन ग्रेविटी लाइन से कई जगह नल कनेक्शन है। अब वो जल विभाग और उसमें काम करने वाले अधिकारी वो वेरीफाई करें, वो जाए नल के समय जाए सर, वो देखें। कोलार से लाइन निकल के आई सर, और कोलार से पुराने इसलिए मैंने व्यवस्था दी है कि आयुक्त महोदय इस पर कारगर योजना बना करके अवैध नल कनेक्शन को वैध करने की प्रक्रिया बना करके ये कार्रवाई करें। कहीं 2 घंटे नल चलते हैं, कहीं आधे घंटे पानी नहीं, वो भी गलत है जरा। पानी का अपव्यय कहीं नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सही कराइए। पानी का भाव में बता रहा ना, मुझे लगता है कि पर्याप्त चर्चा हो गई, आप भी तो बोल चुके हैं। चलो मनोज आप भी बताइए। पानी के विषय में मैं बोलूंगा, पानी के विषय में बात आ रही है उसको संज्ञान में लेते हुए वन टाइम सेटलमेंट की बात है, जिनको ड्यूज करा रहा हमारा लाभ वो जमा भी करना चाहते हैं, लेकिन उनसे सेटलमेंट नहीं हो रहा। अभी इंदौर ने करा करोड़ों रुपए वसूले सेटलमेंट दिया और पुराना परिवार के लोग मिलने के लिए जमा नई चीज जमा करना चाह रही है, लेकिन वो पुराने ड्यूज के चक्कर में जमा नहीं कर पा रहे। पहले भी नगर निगम ने इस प्रकार की योजना पे काम किया है, वो वन टाइम सेटलमेंट वाले उस पर काम करना चाहते हैं। जो अवैध कनेक्शन है उनको काटने की जगह उनको नए कनेक्शन पे खाते उनके खोलना चाहिए, उसमें लेकिन चल अगर संपत्ति को कोई भार नहीं रहेगा, उनके पास कागज हो अथवा नहीं, हम कोई नहीं गवर्नमेंट अगर नगर में संपत्ति का जमा करके जल का जमा करके तो उस संपत्ति में हमारा अधिकार हो गया, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अवैध कनेक्शन अगर लगा है उनके खाते खोलना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि इसमें चल कर संपत्ति में किसी का भी कोई अधिकार नहीं रहेगा, लेकिन खाते हमारे खुल जाएंगे। कनेक्शन काटना उसका हल नहीं है, ये कनेक्शन क्यों होगा, व्यक्ति लेना चाहता है तो आप कनेक्शन अब मैं किराएदार तो बात हो गई भाई बिल्डर, तो एक का कनेक्शन एक का नहीं मिलता, उसने अवैध कनेक्शन ले लिया तो उसको खाता खोल दीजिए, लेकिन उस खाते से नल के संपत्ति का खाते में उसमें संपत्ति को कोई अधिकार नहीं रहेगा। आप संपत्ति का जमा करिए, जल का जमा करिए, इसको 14 लाख रुपए का रखता देना है। बहुत अच्छा विचार माननीय मनोज जी का रिकॉर्ड आपने रखा। हम पिछले 2 साल से कानून बना के बैठे हैं कि आप 2 साल का मात्र पैसा जमा करिए और कनेक्शन को वैध कर दीजिए। ये सबकी जानकारी में डालना चाहता हूँ। सुन लीजिए इसी कारण संपत्ति के खाते में मिला है। अगर 2 साल का लागू कर सुन लीजिए भैया। बहुत अच्छा विषय आया और मैं चाहता था इस विषय पे आएगा। 2 साल से जल विभाग हमारा भले किसी का कितना भी लंबा कनेक्शन हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं 2 साल से कितना लंबा पैसा आप जमा करिए और आप लाइन अप हो जाइए और वैध बदल जाइए। आप ये बताइए अजय जी, बिना कागज कैसे जमा होगा? आप संपत्ति का रसीद नहीं मांगना चाहिए और मकान की रजिस्ट्री की फोटो कॉपी नहीं मांगना चाहिए, तो वैध कैसे होगा? कागज नहीं मांगे, आधार नहीं मांगे। अब आप बताओ
पुराने में तो सारे कागज मांगो, पुराने में मत मांगो। ऐसे ऐसा होगा? बिना कागज के भी काम हो जाता है। नहीं, बिना कागज के काम नहीं होगा। अरे आप पुराना भोपाल गए, भोपाल को बांटो, भले बांटो, पुराना नया बात करता हूँ। इसलिए मैंने जब व्यवस्था की थी, जब मैंने आयुक्त महोदय को निर्देश दिए थे कि कर योग्य संपत्ति से 100% कर वसूला जाए, तो कर योग्य से आशय बेलिक प्रॉपर्टी से। तो आप बताइए, बिना कनेक्शन के केसेस को बिना डॉक्यूमेंट से कैसे करेंगे? ऐसा कोई चमत्कारी काम अभी भाई उसके अंदर क्या है? चलिए आपका नाम का प्रस्ताव लास्ट में ले लेंगे, अभी मुझे मालूम है। हाँ, नाम मतलब अभी बजट पे चर्चा चल रही, नामकरण का है ना, मुझे मालूम है, मुझे याद है, मैं आपका नाम बोलता हूँ। मुझे लगता है पर्याप्त चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष जी अब अपना बात करें, इसके बाद महापौर जी अपना अंतिम। मैं महापौर जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज उन्होंने बजट पास किया है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ महापौर। ठीक है, अभी आपका नामकरण वाला आप थोड़ी देर बाद पढ़ दीजिएगा, मैं जब आपका नामकरण तो पढ़ देता हूँ। ठीक है, सभापति महोदय, मुझे भी कुछ कहना है। सभापति महोदय, आप सुन लीजिए थोड़ा। माननीय महापौर जी और यहाँ पर उपस्थित पार्षदगण, अधिकारीगण, मैं आप सभी लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, मैडम से, महापौर जी से, कि जो आपने बजट पेश किया है वो बहुत ही अच्छा बजट आया है और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा एक सुझाव है महापौर जी, महासभापति जी, हमारे कोलार क्षेत्र में तहबाजारी नहीं हो रही है, तहबाजारी बंद है, असामाजिक तत्व तहबाजारी वसूली कर रहे हैं, जिससे नगर निगम को क्षति हो रही है आय को। तो हमारे यहाँ पर तहबाजारी का कार्य शुरू किया जाए, मेरी ये आपसे निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी बहुत देर से बात करना चाह रही थी अपने वार्ड से संबंधित। चलिए 2 मिनट में बताइए। अध्यक्ष जी, मेरे वार्ड में, जैसे कि मैं परिषद में आपके सामने बोलती हूँ कि मेरा वार्ड जो है वो 2 जोन में बांट दिया गया है। जोन 9 में मेरा जो है टैक्स जमा किया जाता है और स्वास्थ्य का, साफ सफाई का पूरा काम जोन 7 से हो रहा है। अध्यक्ष जी, ईद के टाइम पे, त्योहार के टाइम पे मेरे वार्ड में ये हाल था कि लोग मेरे घर पे आके खड़े हो रहे थे, वीडियोस डाल रहे थे और ब्लेम करते हैं पार्षद को कि पार्षद आके देख नहीं रहे। अध्यक्ष जी, जो हमारे जोन 7 के एज जो है उनसे जब भी किसी फैसिलिटी का या किसी भी काम का बोला जाता है तो ना तो वो दरोगा सुनता है ना एचओ सुनते हैं। एचओ का कहना है कि आपका टैक्स जो है जोन 9 में जमा हो रहा है तो हम आपको फैसिलिटी, ज्यादातर ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि फोन आते हैं तो वो टैली नहीं करते और बड़ी मुश्किल से अगर कभी एक आध काम करवा दिया, वो भी मैं आयुक्त महोदय जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उनको किसी भी चीज के लिए कंप्लेंट की जाती है या दरोगा से संबंधित या एचओ से संबंधित, तो तत्काल में वो काम होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं हर एक काम के लिए कि हमें कमिश्नर साहब को डेली की कंप्लेंट्स करना पड़ेगी, ना तो दरोगा हम लोग की कोई बात सुनने को तैयार है, 4 बजे से अपना फोन बंद करके बैठता है तो अटेंड नहीं करता है। उसके लिए भी मैंने कई बार आयुक्त महोदय जी को कंप्लेंट की है। तो अध्यक्ष जी, इस मैटर को सॉल्व कर दें, क्योंकि 3 साल हो गए हैं और मेरे वार्ड में मतलब काम पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। पूरी जनता परेशान है, पूरा वार्ड आप आके देखिए। महापौर जी ने विजिट करा था मेरे वार्ड में, वो भी बोल के आई थी अपने बाइट में कि बहुत गंदगी है, उसके बाद भी वो दरोगा का कोई मतलब वही चेंज ही नहीं हो रहा है वहां से। और अगर हम जिस दरोगा का कहते हैं वो तो उसके लिए भी 10 लेटर दे चुके हैं, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा था तो उसको बिना पार्षद के किसी भी जानकारी दिए बिना उस दरोगा को हटा दिया। ठीक है भैया, आपने हटा दिया तो कम से कम ऐसे तो दरोगा को भेजिए जो हमारी सुने, जो हम लोग काम कैसे करवाएंगे। वो फोन अटेंड करते नहीं है, फोन बंद करके बैठ जाते हैं। अध्यक्ष जी, ईद के टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे हम लोगों के बीच जा जाके परेशानी सॉल्व करते हैं, खुद खड़े होकर जाके देख रहे हैं। अगर ये अधिकारी कर्मचारी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे काम होगा। एक बार इसको देखें, कौन डरोगा, उसकी ड्यूटी है। वैसे बाद में अपने को कहाँ राजधानी भोपाल को हम देश में नंबर 1 बनाना चाहते हैं और दरोगा और एचओ इसी में उलझे कि हम इधर सफाई करेंगे, इधर नहीं करेंगे। जरा एक बार इसको दुरुस्त करेंगे, आप तो साथ में प्रॉपर तरीके से साथ में हो जाए, आपकी बात आ गई। आपकी बात आ गई। हाँ, आपकी एक और बात की अध्यक्ष जी, मेरे वार्ड में अतिक्रमण को लेके भी मैंने कई बार बोला है कि बजट में बोलिए अतिक्रमण के लिए किसी दिन और समय बहुत मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि उधर जो सृष्टि मधुरिया जी करके नई अधिकारी आएंगे, वो आती है कंप्लेंट करने के बाद, किसी ने कंप्लेंट की होगी तो आती है। मेन रोड पे पूरे ठेले लगे हुए, पूरे ड्राई फ्रूट मार्केट जो है वहाँ पे बसा हुआ है, वो आती है और सिर्फ दो दुकानों पे
उनका जी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय महापौर जी, जैसे कि अभी जलधर की बात चल रही थी, तो मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 1 में रोज पानी नहीं दिया जाता, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के पानी दिया जाता है। पानी भी कितना गंदा आता है, इतना गंदा आता है। हमारे इंजीनियर साहब को मैं 50 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन वो कभी ना कभी ये बोलते कल सही टाइम पे आएगा, लेकिन आज तक पूरे साल भर हो गए कंप्लेंट करते हुए, लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं की है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपने जलधर बढ़ा दिए, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जनता को पानी रोज मिलना चाहिए और उसका एक समय निश्चित होना चाहिए। और दूसरा, पानी गंदा नहीं आना चाहिए, पानी पीने योग्य नहीं होता। आप किसी भी अधिकारी को भेज के जब नल चले तो आप वहां पे नल में पानी देखिए कितना गंदा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गंदे पानी की शिकायत को माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महापौर जी, माननीय सभी सम्मानित सदस्य, माननीय अधिकारीगण, माननीय मीडिया, मेरा एक सुझाव था, बजट पे अपन अगर बात कर रहे हैं, अभी लास्ट ईयर पिछले साल एमपीवी मध्य प्रदेश भोपाल एमपीवी ने अपने बिल की वसूली के लिए शस्त्र लाइसेंस शाखा को एक मतलब उन्होंने अपना वो भेजा, अपना एक सुझाव भेजा कि आप पहले कोई भी एमपीवी के बिल की एनओसी लेंगे, उसके बाद शस्त्र लाइसेंस रिन्यू करेंगे, जिसमें ये नियम लागू करने में एमपीवी का और जिला प्रशासन में टाइप हुआ। इससे 8 करोड़ 32 लाख रुपए का फायदा हुआ है एमपीवी को, क्योंकि शस्त्र लाइसेंस अधिकतर ऐसे लोगों के पास होते हैं जिनके या तो पुराना भोपाल है या कई बड़े बड़े लोग जो भी हैं, अधिकतर लोगों के पैसे ड्यू थे। मैंने उस दिन अभी एक दिन में गया था तो मैंने सूची देखी, उसमें काफी पुराने भोपाल में काफी ऐसे लोगों के नाम थे जिनके नाम पे मान के चलिए आप 3.5 लाख रुपए पैसा ड्यू है एमपीवी का। तो हम क्यों ऐसा नहीं करते कि निगम भी अपना एक टाइप करे कलेक्टर महोदय से कि हमें अगर शस्त्र लाइसेंस रिन्यू कराना है, जिसके पास भी शस्त्र है, पुराना भोपाल हो या नया भोपाल हो, वो नगर निगम से एनओसी लेके आए संपत्ति कर की और नल जल की। अच्छा सुझाव है आपका, क्योंकि ये होना जरूरी है, क्योंकि पुणे 8 करोड़ 32 लाख रुपए का भी एमपीवी को फायदा हुआ अभी पिछले साल। तो इस चीज के लिए मेरा एक सुझाव था। और दूसरा एक मैं और मैसेज रखना चाहता हूँ, माननीय कमिश्नर महोदय बैठे हुए हैं, हर हफ्ते मेरे वार्ड से लगा हुआ कचरा घंटी है, ग्रामीण में पड़ता है, कमिश्नर महोदय निकलते हैं। कमिश्नर महोदय का जब भी दौरा होता है तो मेन रोड पे सफाई होती है और पूरे वार्ड की लेबर मेरी यहाँ से लेके कचरा घंटी आलमपुर तक लगती है। तो मेरा एक आपसे विशेष आग्रह है, मेरे वार्ड में 4 कर्मचारी वो ट्रांसफर हो गए हैं और 3 रिटायर हो गए, 5 कर्मचारी, और बाकी पूरी लेबर लग जाती है। फ्राइडे को कमिश्नर साहब का सुबह दौरा रहता है और अभी स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, जिसका दौरा कंटिन्यूस अधिकारियों का भी दौरा चल रहा है और इसके निरीक्षण के लिए टीम आ रही है। तो अभी हमारी पूरी टीम बात छोड़ के पूरी टीम आलमपुर घंटी की ओर लगी है। तो मेरा बोलना आपसे विशेष आग्रह है, काफी मेरे साथियों ने बोला है, किसी का बड़ा वार्ड है, किसी का छोटा वार्ड है, कभी नक्शा निकलवा के देखिए। 7 किलोमीटर का वार्ड है मेरा, 7 किलोमीटर भोपाल में 7 किलोमीटर का वार्ड है मेरा। आनंद नगर से लेके लक्ष्मीपति काले, आनंद नगर से लेके काना सैया और एलएनटी काले सबसे बड़ा वार्ड है। लेबर अगर सफाई की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे कम है, आप उस हिसाब से खुद देख लीजिए। और अभी 4 दिन पहले किसी का रिटायरमेंट हुआ है, पर लेबर ऑलरेडी मेरे यहाँ कम है। तो थोड़ा सा आपको विशेष आ रहा है महापौर जी के थोड़ा व्यवस्था पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद। मुझे लगता है आर के बघेल जी ने इस संबंध में पहले जो बातें की कि कहीं कोई हमारे स्वच्छता के मित्र शांत हो गए तो अनुकंपा नियुक्ति से उक्त पद को भरने का काम किया जाए। अनुकंपा नियुक्ति भर जाएगी तो कुछ पद वो पूरे हो जाएंगे। फिर रिक्त पदों पर भी अगर स्वास्थ्य स्वच्छता से के क्षेत्र में स्वच्छता मित्रों के पद रिक्त हैं तो वो भी भरे जाए और उससे मुझे लगता है कि ये पूर्ति हो जाएगी। शक्ति राव जी जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि बहुत समय खिंच गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक गंभीर मुद्दे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आजकल नगर निगम प्रशासन 2-3 तरीके से अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर जारी करते हैं, जिससे जनप्रतिनिधि और आम जनता को यह पता नहीं चलता कि फलाना अधिकारी की पोस्टिंग कहाँ हो गई। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। अभी 2 दिन पहले ही बिल्डिंग परमिशन शाखा में
नगर निवेशक के एक माह के अवकाश पर जाने के बाद सहायक मंत्री लालजी चौहान को नगर निवेशक का प्रभार दिया गया, जबकि वह शाखा में अन्य इंजीनियर से जूनियर है। ऐसे में शाखा का कामकाज प्रभावित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, कई बार देखने में आया है कि बिना सीनियर और जूनियर को देखे अधिकारियों को पदस्थ कर दिया जाता है। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं आसानी से मांग करता हूं कि इन व्यवस्थाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने चाहिए। नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? एक मिनट फिर से आप क्या कह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि नगर निवेशक जो 1 महीने के लिए अवकाश पे हैं, उनकी जगह पर लालजी चौहान जो सहायक मंत्री है, उनको प्रभार दिया गया है। उनसे सीनियर अधिकारी भी नगर निगम में हैं, तो उन्हें क्यों प्रभार नहीं दिया गया? लालजी चौहान को क्यों प्रभार दिया गया है? मुझे देखेंगे सीनियरिटी में जिनको पात्रता होगी उनको प्रभाव दिए जाते हैं। अक्सर इस बात का ध्यान रखा जाता है। सुषमा, और इसके बाद मुझे लगता है कि पर्याप्त चर्चा हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जी और उसके बाद महापौर जी और फिर ये अपन बाइंड अप करते हैं। हाँ, सुषमा जी, माइक आपको आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महापौर जी, जो आज निगम का बजट पेश किया है बड़ा ही स्वागत योग्य है और भोपाल शहर का चौमुखी विकास में यह नींव का पत्थर साबित होगा। इसके लिए माननीय महापौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, भोपाल नगर निगम में कर्मचारी जो है हमारे, उनके बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रोत्साहित राशि 10वीं 12वीं में जो बच्चे मेरिट में आते हैं उन्हें प्रोत्साहित राशि दी जाती है। पिछले वर्ष 5,000 दी थी, इस वर्ष माननीय महापौर जी ने बजट में बढ़ा के उसको 10,000 कर दिए। इसके लिए माननीय महापौर जी का पूरी सदन की ओर से टेबल थपथपा के स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर जी आपका। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, बार बार एक बात आ रही है हमारे कर्मचारियों की। कर्मचारियों ने नियमित होना चाहिए, अनुकंपा नीति समय पे होना चाहिए, समय वेतनमान समय पे मिलना चाहिए, कोई भी कर्मचारी परेशान ना हो। मैं उस विभाग की MIC माननीय महापौर जी, अधिकांश ऐसा होता है कि माननीय महापौर जी और मेरे पास कर्मचारी आते हैं, अपनी पेंशन के लिए परेशान हो रहे हैं, अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान हो रहे हैं। आप तो बहुत समय महापौर जी के साथ ही रहती बात चल रही है। बात तो सुनिए, महापौर जी और मैं तो बहुत चिंतित है। बार बार हम ये कहते हैं कि कर्मचारी हमारा परिवार का सदस्य है। मैंने माना मेरे परिवार का सदस्य, ये परिवार है मेरा, पर परिवार के सदस्य की चिंता करेगा कौन? हम करेंगे चिंता, तो हम वो चिंता करेंगे तो उस कार्य को तो जमीन को उतारना पड़ेगा। बार बार महापौर जी बोलती है कि भैया हमारे पास जो पद रिक्त पड़े हैं उसमें जो हमारे कर्मचारी जो वरिष्ठता की सूची में आते हैं नियम अनुसार उन्हें नियमित किया जाए। बार बार कहा जाता है, पर फाइल बनती है, जाते आयुक्त महोदय जानकारी। अरे भैया, आपकी कार्यप्रणाली को मैं तो प्रश्न चिन्ह लगा रही हूँ सदन के माध्यम से। आपकी कार्यप्रणाली कैसी है कि आपके नीचे का कर्मचारी आपको पूर्ण जानकारी नहीं दे रहा है। 4 महीने 6 महीने साल भर आप फाइल रख के घुमाते हो, बार बार फाइल वापिस जाती। माननीय महापौर जी भी कई बार बोल चुकी है, इस काम को जल्दी किया जाए, पर नहीं हर बार जानकारी। आप कैसे काम करते हैं? आपका कर्मचारी नीचे आपके ADC जो भी और संबंधित अधिकारी है वो कैसे काम कर रहे हैं जो आपको पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं? हम आपको हर काम नियम अनुसार करने को कह रहे हैं, कोई भी काम नियम विरुद्ध नहीं करने को कह रहे हैं। हम कर्मचारी की चिंता कब करेंगे? आज GIS हो, चाहे भोपाल के सर्वेक्षण की बात हो, हर चीज में हमारा वही छोटा कर्मचारी काम कर रहा है। सबने अभी सदन में सभी ने तारीफ की कि रात में 12 बजे भी वो कर्मचारी सड़क पे मिला, सुबह भी 7 बजे 6 बजे 5 बजे जब जाओ वो कर्मचारी मिलता है, उसकी चिंता करेगा कौन? तो माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज आसंदी से कुछ ऐसी व्यवस्था दी जाए कि इन कामों को जल्द से जल्द किया जाए, हमारे कर्मचारियों को सौगात की जाए इस नए वर्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे लगता है आगे सारी बातें 1 मिनट का बोलना वर्जन परिवर्तन तो आप तो अभी इसके बाद सीधे सविस्ता जी, अब मेरा सबसे आगे कि आप कोई हाथ ना उठाए, मुझे धर्म संख्या में ना लावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महापौर जी, समस्त MIC बंधुओं, समस्त मेरे पार्षद साथियों, पत्रकार बंधुओं, 3 महीने की परिषद की बैठक के बाद आज बोलने का मौका मिला है। समस्याएं तो बहुत है,
फिर भी आज जो बजट महापौर जी ने पेश किया और हमने जो मांगा था महापौर जी ने उतना दिया, उसके बजट के बढ़ने से हमारे वार्डों में चहुमुखी विकास होगा, गरीब बस्तियों की समस्याओं का समाधान होगा। इस तरह से कुछ अधिकारी, मेरी बहन ने भी जो मामला उठाया था आदित्यनाथ अधिकारी सृष्टि भदौरिया, वो सृष्टि भदौरिया साहब भेदभाव रवैया अपनाती है, वो सही बात है। तुम हटा दी जाती है तो एक दो करके तुम हटा के सब पर छोड़ देती है, ऐसा लगता है कि नगर निगम में परमिट दे दो। 1100 मेरी लाइन में जाते हैं तो फलमंडी बड़ी बड़ी फलमंडी लगवा दी उन्होंने वहां पे साइन बोर्ड पे। मैंने कमिश्नर बोर्ड में नागरिक में भी डाला था, छवि ने पहले भी पत्र दिया था कमिश्नर बोर्ड को, ये भेदभाव रवैया अपनाती सृष्टि भदौरिया। तो साइन बोर्ड के ऊपर एक पहाड़ के आदमी ने दुकान डाली, तंबू लगा मकान नंबर 56 के सामने। मैंने लिख दिया कि इसको हटा दो, और उसको हटा दो 33,000 रुपये नगर निगम को गन्ने की चर्ची लाने का मिलता, अभी 1 रुपये नहीं मिला। और मेरी शिकायत करने पे वो अधिकारी को उसकी जाली करता, उसकी दुकान लगवा दी और दुकान लगवा के आ गई, तो नगर निगम को 33,000 रुपये घाटा हुआ नजर। इस तरह से अधिकारी लोग काम करते हैं, खुद ही नगर निगम को बच्ची दे। इस तरह का ध्यान दिया गया। मेरी बेटी ने बोला ना वो 2 आदमी का कितना लौटाया, बाकी किसी का नहीं लौटाया, ऐसे उनका उदाहरण है। ऐसे कुमार अधिकारी को फौरन हटाना चाहिए। नमस्कार। गंभीर मामला है, काफी शिकायतें आई हैं। नहीं, इसके लिए मैंने पहले व्यवस्था दी थी, कोई नहीं अगर भेदभाव बात आएगी दो दुकानों पर कार्रवाई करेंगे। तो मैंने आपकी चर्चा के समय तो बोला कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई कहीं नहीं होनी चाहिए। आयुक्त महोदय स्वयं इस बात की व्यवस्था बिल्कुल अगर शिकायत आएगी तो हटाएंगे। हाँ सविस्ता जी, इसके बाद महापौर जी। अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदन, 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि ये अधूरा बजट पेश किया गया है। 31 मार्च निकलने के बाद पेश किया गया है और जो हमारा एक सिस्टम है कि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो पूरा बजट प्रस्तुत किया जाता है। जो हमारी वार्षिक, जो हमने पुराने विकास कार्य किए हैं या नहीं किए, हमारा कितना बजट उन मदों में बचा, उसका एक सिस्टम होता है 125 के तहत। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको करके और वो वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। जब से परिषद का गठन हुआ है, शायद पहली बार ही ऐसा हुआ होगा, परिषद का गठन हुआ है कब से लेकर अभी तक शायद पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि हमने वार्षिक प्रतिवेदन यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया। उसमें आकलन रहता है कि हमारे पास कितनी देनदारियां, हम उसको पढ़ते कि कितनी देनदारियां बची हैं, कितनी लेनदारियां बची हैं, कितना हमको ऋण चुकता करना है और कितना हमने ऋण को चुकाया। यहाँ पर जो पुराना यहाँ पर जो पुरानी देनदारियां थी, जो हमारी पुरानी देनदारियां थी उसमें से बहुत हद तक कमिश्नर साहब ने उसको चुकाया है, तो यहाँ सदन में होना चाहिए था ताकि हम पढ़ते और उसको पढ़कर सुनाते। दूसरा, जो संपत्ति कर और जन कर की बात आ रही है, वो ये बात है कि 31 मार्च के बाद जल घर में कोई वृद्धि नहीं कर सकते। वृद्धि करना एक अलग बात होती है और आप उसको लागू कर दें, वो एक अलग चीज। उस बात का विरोध कर रहे हैं, आप करते। जब आपने 17 मार्च 2025 को संकल्प पारित कर दिया था बजट का, तो आपको उसी समय बजट की
किया, क्योंकि हमारे पूरे भोपाल के अंदर पूरे एक वर्ष में बहुत ज्यादा ये छपता रहा है कि गड्ढे गड्ढे गड्ढे, हर सड़क में गड्ढे। जो मेन रोड है, हाँ, जो मेन रोड है वो वहाँ पर ठीक हो गया, लेकिन जो हम अंदर जब जाकर देखते हैं प्रैक्टिकल जो सच है, ये भले आज सदन के अंदर कोई ना करे, लेकिन ये सच्चाई है कि हम उसके आधार पे, उस आधार पर हम काम नहीं कर पाए। तो मेरा ये मानना है कि हमने दोनों चीजों को एक साथ मिक्स कर दिया। एक हम बजट लेकर आए और हमने उसमें 711 करोड़ रुपए जो हमारे लैप्स हुए थे उसका हिसाब अब कौन देगा, और वो कैसे पता चलेगा? ये मीडिया खड़ी है, उनको कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा, सदन के और जो जानना चाहते हैं वो सदस्य लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा? पिछली बार माननीय महापौर जी ने हमको 26 विशेषताएं यहाँ पर सदन के माध्यम से प्रस्तुत की थी और अपना बजट प्रस्तुत किया था। उसके अंदर उन्होंने कहा था चालीस हजार लाख रुपए का प्रावधान बजट में किया था। हमने बजट में अवैध से वैध की गई बस्तियों में अधोसंरचना उन्नयन के कार्य हेतु 1000 लाख रुपए का प्रावधान किया। ये नहीं हुआ। क्या हुआ ये? तो हम अब कैसे उस बात को समझेंगे, क्योंकि आपने अधूरा बजट पेश किया है। दूसरा, महापौर जी ने कहा था कि अल्प विकसित पिछड़ी बस्तियों में जल संरचनाओं के विकास एवं सुधार हेतु 500 लाख रुपए, जल भराव को रोकने हेतु नाला नालियों के निर्माण में 3500 लाख रुपए, जीर्ण बस्तियों में पुनर्वास एवं विस्थापन कार्य हेतु 1000 लाख रुपए तथा अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय एवं निगम स्वामित्व की खुली भूमियों को फेंसिंग हेतु 500 लाख रुपए का प्रावधान किया था। ये काम हुआ क्या? नहीं हुआ। महापुरुषों की प्रतिमाओं के संबंध में कार्य हेतु 500 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ वहाँ साफ सफाई भी नहीं होती, महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। जब हमने 500 लाख रुपए का उसमें प्रावधान रखा था, तो जो भी महापुरुष की प्रतिमाएं लगी हैं तो वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जब भी उनका हर हफ्ते के अंदर ये बात हुई थी कि हर हफ्ते वहाँ पर साफ सफाई होगी और उनकी देखरेख की जाएगी, माला अर्पण की जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नागरिकों के साथ छोटे व्यवसायी, पथ विक्रेता एवं उनसे खरीदारी करने वाले नागरिकों को बेहतर से बेहतर खरीद फरोख्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और हॉकर्स कॉर्नर निर्माण के लिए 500 लाख रुपए का प्रावधान बजट में किया गया था, जो कि उसमें से अभी सिर्फ थोड़े पैसों का बजट बुक हुआ है, बाकी नहीं हुआ। तो हमारे पास में जबकि एक स्थायी आदेश, यहाँ पर हम खुद ही नगर निगम का नुकसान कर रहे हैं। हमारे पास संकल्प स्थायी आदेश की मांग 22/2022 ये पारित किया गया था कि 1000 रुपए लेकर प्रशासन प्रभार लिया जाकर नवीनीकरण किया जाएगा और जो हॉकर कॉर्नर्स वाले हैं उनको हम लाइसेंस देंगे, हम लाइसेंस देकर उनसे वसूली करेंगे। ये जो हमारा स्थायी आदेश है तो हमें उसको अमली जामा पहनाना चाहिए, ताकि जो बेवजह दुकानें लगाकर बैठे और नगर निगम से उनका घाटा हो जाए तो वो घाटे की पूर्ति हो सके। और जो आए दिन की बात आती है कि अतिक्रमण, यहाँ पर किसी ने भी ठेला लगा लिया, किसी ने दुकान लगा ली, तो यहाँ पर भी हमको बहुत ज्यादा इससे हमारा अतिक्रमण भी कम होगा और हमको ये पता चलेगा कि वाकई में जो लोग हमको 1000 रुपए दे रहे हैं उनसे हमें ना रसीद कटाएं या हम उनसे उनकी दुकान लगवाएं, उसमें उनको सहमति दें, बाकी जो नहीं है उनको हटा सकते हैं। तो ये भी मतलब इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। इसी प्रकार से यातायात सुधार एवं नागरिकों को सुरक्षित एवं सुविधायुक्त आवागमन की व्यवस्था के लिए 1000 लाख रुपए का प्रावधान रखा था, जो कि मेरे साहब अभी बताएंगे कि वो कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। विकास योजना फेज 2 500 लाख रुपए का प्रावधान इस वर्ष बजट में किया गया था मुख्य मार्गों एवं चौराहों पर प्रकाश की उचित व्यवस्था के लिए, लेकिन वो नहीं किया गया। और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर 40,000 लाख रुपए का प्रावधान था। 40,000 लाख रुपए का प्रावधान था, वो
उसमें डेट बढ़ा दी गई है और किसी को घर नहीं मिले और सभी जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट हैं वो अधूरे हैं और वो अभी वर्तमान में प्रगति पर नहीं है, अगर है तो कंप्लीट नहीं हुए। नहीं अभी है, अभी कहाँ है? आप तो गागर में सागर भर देती हैं, ऐसे करिए ना इस बार। विपक्ष सहमत हो गया, जनता बढ़ाने में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है अध्यक्ष जी? हमारे लेकिन अगले साल से बढ़ेगा, लेकिन जो जनता मैं सहमत हुई हूँ, लेकिन इस बात पे सहमत हूँ कि आप जनता बिल्कुल बढ़ाइए, लेकिन अगले वर्ष से, मतलब इस वर्ष से बढ़ेगा, आप पिछले वर्ष से नहीं बढ़ा सकते। अब आप लेकर आइएगा मार्च के एंड से पहले, फरवरी में लाइए आप जो बजट का है प्रावधान 15 फरवरी के बाद लागू कर दीजिए। अभी जनता के ऊपर बोझ मत बढ़ाइए, अभी तो जनता से आपको बहुत सारे उसकी वसूली करना है, वो वसूली करिए ना। हम यति जी की बात से बिल्कुल सहमत है कि जो नल के कनेक्शन अवैध थे उनको वेट किया जाए, 2 साल का अगर उनसे पैसा लेना है तो बिल्कुल दिया जाए। इसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाकर खान साहब को दिया था, जो हमारे यहाँ के एई साहब है, कि हमारे क्योंकि हर वार्ड के अंदर जितने भी 85 वार्ड है, जहाँ स्लम्स एरिया है वहाँ पर लोग फ्री में पानी भरते हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो नल का कनेक्शन लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनको नल का कनेक्शन नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से हम पैसा वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि नल का जब तक कनेक्शन नहीं होगा तो हम पैसा कैसे लेंगे। और एक बात ये आई थी कि हम उनके पेपर नहीं तो कैसे, तो समेकित करना 250 रुपए की रसीद कटती है। अब आजकल लोग इतने भी जागरूक है कि वो 250 रुपए की रसीद काटने के बाद आप उनको नल का कनेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास पट्टा नहीं है, मगर आपको वहां पर लाइन डालना पड़ेगी। ये बात आई कि हम लाइन कैसे डालेंगे, उसके लिए हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि अमृत 2 योजना के तहत जो हमारे कार्य होने थे, जिसके डीपीआर बनी थी, वो सारे फेल हो गए, क्योंकि अमृत 2 के जितने टेंडर हुए थे मेरी जानकारी के अनुसार वो उनको रिकॉल में डाल दिया गया है, तो वाटर का भी नहीं हुआ और जो भी अमृत 2 के अंदर अधोसंरचना के कार्य होने थे वो सभी अधूरे हैं। तो यहाँ पर हमने बजट के अंदर सिर्फ किताबों के अंदर हमने अपना बजट लिख दिया है, हमने किताब में अपना बजट लिख दिया है, लेकिन हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है कि हम इतने सारे प्रोजेक्ट चलाएं और उनके ऊपर कार्य करें, विकास कार्य करें। और जैसे मेयर साहब ने पिछले अपने बजट भाषण के अंदर जितनी घोषणाएं करी थी, उसके अंदर से मैं मानती हूँ कि टेंडर हुए होंगे, वहां पर आपके टेंडर हुए मार्च तक, लेकिन उसका वर्क ऑर्डर बहुत कम ऐसे टेंडर हुए जिनका वर्क ऑर्डर जारी हुआ है और या उसका भूमि पूजन हुआ है और वो आधे प्रोजेक्ट तक काम शुरू मतलब हुआ होगा। मेरे वार्ड के अंदर जो मुख्यालय निधि हमको मिलती है, या हमने मुख्यालय निधि से पैसा लिया तो कम से कम 5-5 बार, ये सभी वार्ड के पार्षदों की पीड़ा है, 5-5 बार में रिकॉल हुए टेंडर, और टेंडर होने के बाद आज डेट तक भी उसमें वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए, क्योंकि ठेकेदारों को ये कहना है कि हमारे पेमेंट्स नहीं होते, इसलिए हम मुख्यालय निधि का कोई भी काम नहीं लेंगे, ये उनका स्पष्ट कहना है। आप हमें काम करवा रहे हैं तो आप जिम्मेदारी लीजिए कि कैसे अगर ठेकेदारों का पेमेंट होगा। ये सभी पार्षदों के लिए दुविधा है और ये सच्चाई है, भले आज यहाँ पर कोई ना बोले, लेकिन जब बाहर मिलते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ सब लोग परेशान है। ये टेंडर प्रोसेस जो हमने बनाया था वो भी हमारा पिछली बार नहीं हो पाया, जो मेयर साहब ने कहा था कि 4 लाख रुपए तक की जो राशि है वो जोन स्तर से हो, लेकिन उसमें भी टेंडर प्रोसेस है तो वो वहां तक ही जाता है मुख्यालय तक, और 2-3-4 लोगों की परमिशन होने के बाद ही वो सिस्टम के अंदर आता है, तो इससे भी सभी पार्षद लोगों को बहुत परेशानी होती है। उसका भी कोई जिस प्रकार से संकल्प सभी चीज के पारित होते हैं, ऐसा जब तक संकल्प पारित होके नहीं आएगा परिषद के अंदर तो वो मुख्यालय से ही होता रहेगा। उन 85 वार्डों के अंदर 85 करोड़ रुपए, 85 लाख रुपए का जो खर्च करने का वो किया था वाटर के अंदर और सीवेज के अंदर, और एक और क्या था उसमें पानी के अंदर, तो उसमें भी पूरी जगह गड्ढे भराए वाला, तो वहां पर भी गड्ढे, ये पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ था। अभी फरवरी तक 59 लाख रुपए खर्च हुए थे, बाकी जगह बचा हुआ था
बात नहीं हुई अभी अभी भी नहीं हुई? अच्छा, जल्दी करें। नेता प्रतिपक्ष हैं तो अध्यक्ष जी बहुत सारा है। माननीय महापौर जी ने पिछली बार भी आसंदी से कर्मचारियों के लिए बात कही थी कि हम कर्मचारियों के लिए सब लोग ने पीड़ा दिखाई, लेकिन कर्मचारियों की पीड़ा सिर्फ सदन के अंदर होती है, उनको समय पे तनख्वाह भी नहीं मिलती। इसके लिए मैंने आपको 17 फरवरी को एक प्रस्ताव भी भेजा था कि कर्मचारियों के लिए जितने भी अस्थायी कर्मचारी उनको स्थायी किया जाए, जितने अर्धकुशल उनको कुशल किया जाए, जिनकी पदोन्नति होना है उनकी
माननीय महापौर जी अब अपना अंतिम वक्तव्य देकर के प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा जवाब आदरणीय सभापति महोदय, MIC के सदस्य, सभी पार्षद, आयुक्त महोदय, सभी अपर आयुक्त, नगर निगम के कर्मचारी, दर्शक वीरता में बैठे हुए हमारे सदस्य बंधुओं, मीडिया के बंधुओं, निश्चित ही हम सुबह से बैठे हैं। पहले हमारे प्रस्ताव आया, विपक्ष ने उसका भी विरोध किया। यहाँ हम चिंता करते हैं कि मुख्यालय भवन बन जाए, मुख्यालय भवन में सब शिफ्ट हो जाए, हम लोगों के रहते हुए परिषद हॉल भी बन जाए और हम कहीं ना कहीं नए परिषद हॉल में और परिषद की बैठक करें। और यहाँ जब प्रस्ताव आता है, राशि बढ़ती है, कहीं न कहीं नियम कानूनों को देखकर ही आयुक्त महोदय के माध्यम से राशि बढ़ाई गई है। सामग्रियों को यदि बदला भी गया है तो वो आयुक्त महोदय और उनकी पूरी टीम ने चर्चा करके चेंज किया है, उसमें भी हम विरोध कर रहे हैं। उसके बाद बजट आया। अब 23-24 का आपका कहना है कि 23-24 का पुनरीक्षित बजट को हमें नहीं बताया, इसको बता दिया। और ये भी ये बहन किताब उठा के पढ़ेंगे, देखेंगे तो इसमें अध्यक्ष महोदय आप ही खोलेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि हर एक विभाग का, चाहे वो सिविल हो, जल हो, सिविल हो, किसी भी डिपार्टमेंट हो, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि 23-24 में कितना दिया था, कितना खर्च हुआ है, कितना बचा रहा, और इस साल 24-25 में हम कितना खर्च कर चुके हैं, और आगे का जो हम 25-26 का बजट किसी भी डिपार्टमेंट को दिया है तो पूरी तरह से प्रक्रिया दी है। इसमें बजट रूप में पूरा है, बस थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसमें। उसके बाद आपको पर्याप्त टाइम माननीय सभापति महोदय सभी को बहुत देर से बात हो रही है कि 26 योजनाओं की घोषणा की। माननीय सभापति महोदय 26 हेड हमने रखे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल महापौर ही वो खर्च करेगी। ये तो साधारण नगर निगम की दिनचर्या के काम है। यदि अविकसित कॉलोनी में नाली बनना है तो केवल महापौर नहीं बनवाएगी, कोई भी MIC का सदस्य, कोई भी पार्षद, उसमें कोई भी विधायक का प्रस्ताव आएगा और नगर निगम का बजट वो हो जाएगा, उसका एक हेड बना दिया है। इसी तरह से जितने वो बार-बार 26 योजनाओं वाला आ रहा है तो निश्चित ही उन 26 योजनाओं में अलग-अलग हेड है। जैसे अभी फेंसिंग का कहा, भाई कहीं पर भी यदि अतिक्रमण हो रहा है, कोई भी पार्षद यदि कहेगा कि इस जगह पर अतिक्रमण हो रहा है तो अतिक्रमण के लिए राशि चाहिए है ताकि हम फेंसिंग करवा सके। किसी भी पार्षद, पूरे पार्षद बैठे हैं, क्या किसी पार्षद ने अपने वार्ड में ये चिंता की कि ये अतिक्रमण हो रहा है, इस अतिक्रमण को रोकने के लिए इस हेड में हमारी फाइल को बुक किया जाए? मैं पूछना चाहती हूँ सभी पार्षदों से, यदि इसी तरह से हर एक बजट, नाले नाली का बजट है, भाई जहाँ से फाइल आएगी तो महापौर जी ने नहीं रोका है कि हम केवल महापौर खर्च करेंगे। कोई भी पार्षद, कोई भी विधायक, कोई भी MIC के सदस्य फाइल बनाएगा, नाले नाली के बजट में वो हो जाएगा। हाँ, कुछ घोषणाएं हमारी हैं, जैसे कि प्रवेश द्वार का हमने पिछले बार में देखा था। प्रवेश द्वार का इससे पहले भी हम बता चुके कि जब नगर निगम को यदि कहीं से पैसा मिल रहा है तो हमने नगर निगम से खर्च नहीं किया। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को ही घोषणा कर दी और उससे पहले हम फाइल बनवा चुके थे कि कम से कम हम 2 प्रवेश द्वार बनाएंगे। तो जब 2 प्रवेश द्वार बनाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी और शासन से पैसा नहीं दिया, नगर निगम ने इस बजट को रोक लिया। इसी तरह से विसर्जन घाट के लिए हमने कहा, हमने स्विमिंग पूल बनाने के लिए भी कहा, हमने कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए भी कहा, बच्चों के लिए ऑडिटोरियम बनाने के लिए कहा। सबके पत्र माननीय आयुक्त महोदय के माध्यम से, महापौर परिषद के सहयोग से कलेक्टर भोपाल के पास भेजे गए हैं। हमारे एक ADC को हमने इसके लिए व्यवस्थित किया है, पूरी तरह से तय किया है कि आप जाकर इसको फॉलो करें ताकि नगर निगम भोपाल के नाम पर जमीन आवंटित हो जाए। आज आयुक्त महोदय का कहना यह है यदि हम विसर्जन घाट बनाते हैं तो वो जमीन नगर निगम की है कि नहीं, तो आयुक्त महोदय के माध्यम से
कमिश्नर साहब हमारे कलेक्टर साहब को लेटर भेजा है, भाई वो जमीन विवादित तो नहीं है, प्राइवेट तो नहीं है, शासन की है कि नहीं, वो जमीन जैसे ही नगर निगम पर आवंटित होगी वहाँ विकास काम शुरू हो जाएगा। तो इस कारण से कई काम इसलिए रुके हुए हैं और हमारा प्रयास है कि हमारे वरुण अवस्थी जी को हमने इस पर पाबंद किया हुआ। एक काम के लिए हमारे प्रमोद मालवी जी क्या है, तो वो इनको भी काम को फॉलो कर रहे हैं जैसे ही वो आवंटित रखे होगी नगर निगम के नाम पर। और ये हमारे पिछले बार की घोषणा में भी थे और अभी इस बार की भी घोषणा में है, तो वो काम कहीं न कहीं शुरू हो जाएंगे। अब आप आरोप लगा रहे हैं बजट की, बजट के 31 मार्च के पहले ही बजट घोषित होना चाहिए। निश्चित ही हमने भी संविधान पढ़ा है, हमने भी एक्ट को पढ़ा था। आज महोदय से भी चर्चा हुई, अध्यक्ष महोदय आपसे भी चर्चा हुई थी कि हमने MIC के माध्यम से बजट को पास कर दिया है। संपत्ति कर हो, जल कर हो, इसको भी हमने बढ़ाकर बजट बना लिया था। बजट को हमने प्रस्तुत करने के लिए बातचीत हुई तो 3 बातें सामने आई। पहला आया कि रमजान का महीना चल रहा है, क्यों न कि हम 27 तारीख को बैठक करने वाले थे, डेट भी हमने फिक्स कर दी। आप बताए सरवर भाई आप लोग आए भी थे और आपने कहा था जुमे की बैठक नहीं करना, आप उसके एक दिन आगे पीछे कर लेना। 27 तारीख की बैठक हमने क्या कर दी, लेकिन कहीं न कहीं आयुक्त महोदय का यही आग्रह था कि चूंकि बजट अपन ने MIC से पास कर दिया है, 27 तारीख को यदि हम बैठक करेंगे तो हमारे सारे नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी बैठक की व्यवस्थाओं में लग जाएंगे, प्रश्नकाल की व्यवस्थाओं में लग जाएंगे। रमजान का महीना है, अब अभी देखिए 7 साढ़े 7 बज रहा है, रोजा खोलने का भी टाइम हो जाता, तो क्यों ना इस बैठक को हम 2 फायदे हमें हो जाएंगे, रमजान वालों को भी सुविधा मिल जाएगी और हम अधिकारियों के माध्यम से 31 तारीख तक बजट की ज्यादा वसूली कर सकते हैं, जो कि हमें टारगेट भी फिक्स करना था। आपसे भी चर्चा हुई, आयुक्त महोदय से भी चर्चा हुई, MIC से भी चर्चा हुई और इसीलिए ये तय किया गया कि 1 तारीख को हम करते, लेकिन 1 तारीख को फिर वही बात आएगी कि गरीबों का व्रत है, तो मैंने कहा 1 तारीख को नहीं करेंगे, 2 तारीख को तैयारी कर ले और 3 तारीख को अपन इस बजट को बैठक कर लेंगे। आयुक्त महोदय से चर्चा हुई, आपसे चर्चा हुई, हमारे MIC से चर्चा हुई, कहीं कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो भी लागू होगा वो 1 अप्रैल से ही लागू होगा। तो इसलिए मेरे को लगता है व्यवहारिक दृष्टि को देखते हुए ये बैठक 3 तारीख को हुई। कोई पिछले बार की आपने बैठक का उदाहरण दिया, हमको मालूम था कि पिछले साल लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसलिए हमने फरवरी में बजट को पास किया था और वो भी बजट पास किया था तो हमने 3 महीने का ही किया, अंतरिम बजट किया था, फाइनल बजट हमने जुलाई में किया। तो माननीय सभापति महोदय किसी भी चीज को बोलने के पहले कई बार व्यवहारिक चीजों को भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, उसके बाद विशेषताओं का अब आई बात चौराहे के सौंदर्यीकरण में। सभापति महोदय 85 पार्षद बैठे हैं, एक भी पार्षद खड़ा होकर ये कह दे कि हमने CSR फंड के माध्यम से, क्या हमारे वार्डों में इतनी पकड़ नहीं है कि हम CSR फंड के माध्यम से एक चौराहे को सौंदर्यीकरण में परिवर्तित कर सके? बताए। और पिछले परिषद में भी हमने कहा था कि हम CSR फंड के माध्यम से जनता की पैसे की कमाई, पैसे को बचाकर और जनता से सहयोग लेकर जन भागीदारी करके हम भोपाल को सौंदर्यीकरण में परिवर्तित करेंगे। आग्रह किया था, आप सबसे सहयोग भी मांगा था, लेकिन किसी भी पार्षद ने अपने वार्ड के किसी भी चौराहे को किसी के सहयोग से सौंदर्यीकरण में परिवर्तित करने की योजना नहीं बनाई। लेकिन हमारे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने बनाई, हमारे MIC के मेंबर ने बनाई और निश्चित ही हमने CSR फंड के माध्यम से करोड़ों रुपए की राशि, लगभग 7 करोड़ की राशि नगर निगम की बचाई और CSR फंड के माध्यम से गाड़ियों को लेकर ताकि हम स्वच्छता में आगे बढ़ सके, भोपाल को संसाधन मिल सके। और कहीं न कहीं चर्चा में आया कि निश्चित ही हमें भोपाल में सौंदर्यीकरण करना है, तो जब GIS की बातचीत हो रही थी, कई महीनों पहले हो रही थी,
निश्चित ही कई बार ऐसा होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठकर चर्चा करने में आता है। लगभग 5 महीने 6 महीने जैसे भी पता चला कि इस बार की GIS भोपाल में होगी और भोपाल में करोड़ों की राशि से भोपाल में सौंदर्यीकरण हो जाएगा, तो अध्यक्ष महोदय क्या हमने गलती की कि हमने घोषणा करने के बाद नगर निगम के बजट से सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। जब हमें शासन से बजट मिल गया और भोपाल में सौंदर्यीकरण हो गया, चाहे वो फाउंटेन लगने के माध्यम से हो, चाहे इतनी सुंदर लाइट लगने के माध्यम से हो, चाहे हमारे फुटपाथ को सौंदर्यीकरण में परिवर्तित करने के लिए हो, चाहे हमारे सेंटर बर्ड्स के सौंदर्यीकरण में हो, किसी भी रूप में, चाहे हमारे गार्डन को सौंदर्यीकरण में हो। आज हमने बड़े बड़े गमले लिए, नगर निगम के माध्यम से यदि हम वो गमले खरीदते तो कहीं न कहीं विचार करते। तो सभापति महोदय, ऐसा कोई जरूरी है कि हमने यदि बजट बनाया है तो वो बजट खर्च क्यों नहीं किया? अरे भाई, जब हमें यदि कहीं से सहयोग मिल रहा है तो हम नगर निगम की राशि को क्यों खर्च करें? कहीं न कहीं हमें इस पर भी विचार करना पड़ा और इस पर विचार करने के बाद में जब GIS हुआ तो GIS के माध्यम से भोपाल में सौंदर्यीकरण हमने किया, शासन के माध्यम से हुआ और उस सौंदर्यीकरण को व्यवस्थित रखने के लिए, वो सौंदर्यीकरण में कहीं कोई कमी ना आ जाए, व्यवस्थित रहे, उसके लिए इस बार हमने बजट में हेड रखा है, लाइट वाले का भी, गार्डन वाले का भी, सिविल का भी, कि ये सौंदर्यीकरण में खराबी ना हो, इसका मेंटेनेंस का हमने बजट रखा है और इसी तरह से अन्य स्थानों पर भी इसी तरह का सौंदर्यीकरण हो सके, उसके लिए भी हमने अपना हेड रखा है, ताकि हम आगे भी आप बचा हुए भोपाल को इस तरह सौंदर्यीकरण में परिवर्तित कर सके। माननीय सभापति महोदय, निश्चित ही हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनको मैं धन्यवाद करूंगी और यदि अतिशोक्ति नहीं हो तो मैं अधिकारी का नाम भी ओपन कर दूं कि वो कर्मचारी अधिकारी के माध्यम से हमें करोड़ों की गाड़ियां तो मिली थी, उसके बाद हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। हमने नारियल के लिए मशीन लगाई और वो नारियल की मशीन CSR फंड में लगाई। नगर निगम ने केवल जगह दी और उसका शेड बनाकर दिया। वो मशीन लगाने वाला बंदा वहां पर आकर नारियल लेकर और उसमें नारियल जो जाता है पूरे भोपाल का, उसको वो राशि भी देगा और नारियल का प्रोजेक्ट लगाया। क्या हमारे किसी भी पार्षद भाई बहन ने ये चिंता की? ऐसा नहीं, सभी को पता है, कई बार चर्चाओं में आया है कि भोपाल नगर निगम ने CSR फंड के माध्यम से नारियल का प्रोजेक्ट लगाया है। देखने गए कोई नहीं गया, क्योंकि हम केवल परिषद में ही बोलते हैं। इसी तरह से वो छोटा सा काम है, मंदिरों में फूल मिलते थे, फूल कहीं ना कहीं हम खाद के रूप में बनाते हैं। भोपाल नगर निगम ने योजना बनाई जो कि अभी हमारे MIC सदस्य राजेश जी ने भी बताया कि 2 मशीन CSR फंड से मिली है और वो फूलों से हम अगरबत्ती बनाने का और गुलाल बनाने का भी काम कर रहे हैं और वो भी CSR फंड के माध्यम से है। इसी तरह से कपड़े, माननीय सभापति महोदय, हमारी गाड़ियां जब कचरे की आती हैं तो उसमें सड़े खराब अच्छे बहुत सारे कपड़े आते हैं। अब वो कपड़ों का क्या करें? उस कपड़े का प्रोजेक्ट नगर निगम ने स्टार्ट किया है। जितने भी कपड़े आएंगे आपके अन्ना नगर का जो ट्रांसफर स्टेशन है वहां पर एक स्थान तय किया है। पूरे भोपाल के फटे से फटा भी कोई कपड़ा आएगा तो उसका उपयोग भी नगर निगम भोपाल कर रहा है और वो भी नगर निगम ने खर्च नहीं किया। उसके बाद में थर्माकोल, बहुत बड़ी समस्या है। थर्माकोल की भी नगर निगम भोपाल ने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। थर्माकोल की मशीन जो आई है, माननीय सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, लाखों रुपए की मशीन आई है और मशीन को उसको स्टार्ट करके काम करवा के और जब देख लिया उसके बाद उसका वर्क ऑर्डर दिया। पहले कहा कि ऐसे ही देंगे वर्क ऑर्डर और वो भी CSR फंड देगा कि वो व्यक्ति मशीन लगाएगा और नगर निगम उसे जगह देगा, नगर निगम की उसमें राशि नहीं देती है। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, एक जो प्लास्टिक, चाहे वो रैपर किसी का भी, वो रैपर को कहीं ना कहीं नगर निगम के पास बहुत बड़ी समस्या थी। कचरे के तादाद में बहुत बड़ी रैपर आती थी और उस रैपर का हम उपयोग कहाँ कर सकते हैं
उसके लिए भी हमारे आदमपुर की धरती है, वहाँ पर भी CSR फंड के माध्यम से और वहाँ पर प्रोजेक्ट ये स्टार्ट हो गया है। कई तरह के वो आइटम बना रहे हैं, चाहे वो गमले हो या शीट हो, कई तरह के इस तरह के काम वो कर रहे हैं। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बजट है, हमने अभी बजट रखा है, लेकिन बजट के खर्च करने के माध्यम से आज नेता प्रतिपक्ष जी इतना अभी उत्तेजित हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको पिछले बार जो बजट मिला 75% आपका वार्ड PWD का काम करता है, आपका प्रोफेसर कॉलोनी PWD का काम करता है, सामने स्कूल PWD सड़कें बनाता है, वहाँ की लाइट की व्यवस्था, मतलब आपका तो एरिया VIP है। गलत जानकारी देनी है मेरे साथ। 75% PWD नहीं करता, केवल प्रोफेसर कॉलोनी की कुछ सड़कें, मुश्किल से 8 से 10 छोटी छोटी सड़कें वो PWD में आती है। बाकी बहुत बड़ा मतलब हमारा एरिया है, सिलक्स एरिया है, जहाँ पर हमारी पूरी निधि लग जाती है। गलत जानकारी ना दे। ठीक है, तो आइडेंटिफाई रहेगा एजेंसी का कॉलोनी, राजभवन के सामने, रविंद्र भवन के सामने, श्यामला हिल्स और माननीय मुख्यमंत्री निवास के सामने, ये बताइए है ना, ट्रिपल TI, ये क्या है आप बताएं। नहीं, मतलब ये बता रही हूँ कि VIP एरिया है, कई एरिया में केवल नगर निगम काम नहीं करती है, कहीं ना कहीं PWD के माध्यम से काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, लेकिन हाँ कई एरिया ऐसे हैं जो केवल नगर निगम पर आधारित है, और लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर काम होगा, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद रहा टेंडर प्रक्रिया। ये टेंडर प्रक्रिया में मैं बिल्कुल सारे पार्षदों का समर्थन करती हूँ, आयुक्त महोदय को आदेशित करती हूँ, निर्देशित करती हूँ, आप इस प्रक्रिया को ठीक करें। पार्षद निधि, वार्ड नियोजन निधि जो 50 लाख रखी गई है, संपत्ति कर जो 50% दिया गया है, उसकी फाइल जैसे ही बनेगी उसका बजट तय रहे, ताकि ठेकेदार को ये भरोसा रहे कि ये फाइल बनकर आई है तो इसका पेमेंट तत्काल हो जाएगा, और टेंडर प्रक्रिया की समय सीमा तय कर दे कि फाइल बनने के बाद कितने दिन के अंदर वर्क ऑर्डर हो जाना चाहिए। मेरे को लगता है 2 से 2.5 महीने इसके लिए पर्याप्त रहता है कि एक महीने का टेंडर प्रक्रिया होती है और उसकी टेक्निकली लीगली सारी ओपिनियन करके और 2.5 महीने के अंदर वहां पर काम शुरू हो जाना चाहिए। इसके लिए आयुक्त महोदय आप जिम्मेदार रहेंगे। पार्षद निधि, संपत्ति कर, दोनों का बजट किसी भी हेड में खर्च नहीं होगा, और टेंडर प्रक्रिया इन कामों के लिए तत्काल में स्वीकृत की जाएगी। उसके बाद वेतनवादी, अभी हमारी चिंता कर रही है कर्मचारियों का वेतन। माननीय सभापति महोदय, आपको भी ध्यान होगा, लगभग 1 साल पहले से ये प्रक्रिया बन गई है कि किसी भी परिस्थिति में हमारे 4th क्लास, 3 क्लास, 2nd क्लास तक के अधिकारी कर्मचारियों का पेमेंट ज्यादा से ज्यादा यदि होता है तो 10 तारीख होती है। 10 तारीख के पहले सभी कर्मचारियों का वेतन हो जाता है। IAS अधिकारियों का नहीं होता, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी फाइनेंस अधिकारी बैठे हुए हैं, यही उनका अभी क्या आपने चेंज कर दिया कहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 लास्ट होती है, लेकिन हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं उनका सबका मानदेय हो जाता है। मैंने खुद ने भी बोल के रखा है कि पार्षदों का मानदेय आप सबसे लास्ट में डालो, लेकिन अधिकारी हमारे जो छोटा कर्मचारी है उसके लिए विशेष ध्यान देकर और उसका वेतन हमें समय सीमा पर देना चाहिए। मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ बोल दिया। सभापति महोदय, संपत्ति कर बढ़ाया, कहीं ना कहीं संपत्ति कर बढ़ाना चाहे किसी भी सभापति महोदय, कहीं ना कहीं संपत्ति कर बढ़ाना भी हमारी एक आप आदेशित करें, निर्देशित करें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सिस्टम फाइनेंस की जो गाइडलाइन आई है उसके कारण हमें संपत्ति कर बढ़ाना पड़ा। नगर निगम ने जल कर बढ़ाया, घाटे का जल कर बढ़ाया है, उसके बाद भी हम नगर निगम घाटा उठाएगी, लेकिन लाइन जो दी गई है कि हम 10% और 15% ही जल कर बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा हमने जल कर नहीं बढ़ाया है। और इसीलिए ताकि उस वार्ड की जनता जब पैसा ले
जलकर बढ़ा हुआ देगी, संपत्ति कर बढ़ा हुआ देगी। इसीलिए उनके वार्ड में ज्यादा काम हो सके तो 25 लाख की जगह 50 लाख की वार्ड नियोजन निधि रखी है, ताकि उनके वार्ड में काम हो सके। मुझे यही कहना था निश्चित ही। और आपके माध्यम से आज मेरा एक और सुझाव है सभी पार्षदों को कि यदि हम एक साल तय कर लें कि संपत्ति कर और वार्ड नियोजन निधि केवल हम सड़क और नाली, जहाँ की सड़क बना रहे वही की नाली बनाए, आपका आधा वार्ड होगा, 25% वार्ड होगा, लेकिन कम से कम आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारे 25% वार्ड में हमने सड़क और नाली बनाकर जनता को सुविधा दे दी है। मेरा ये सुझाव है। इतनी ही बात मुझे। बजट पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। महापौर परिषद के माध्यम से जो बजट माननीय महापौर जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, सभी पक्ष और विपक्ष के साथियों ने उस पर पर्याप्त चर्चा की है, सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, अर्थात सर्वसम्मति से अच्छा ठीक है। तो बहुमत के आधार पर नेता ने सहमति दी अध्यक्ष जी, उन्हें सहमति दी जलकर बढ़ाने की, सबकी सहमति हो गई ना। बोला तो था, बोला भूल जाते हो। चलिए, बजट वर्ष 2025-26 बहुमत के आधार पर पारित किया जाता है। आयुक्त महोदय, संपत्ति कर की गणना में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे सुधारा जाए। बजट मुद्रण में टंकण की यदि कोई त्रुटि हो तो उसे सुधार किया जाए। उपरोक्त संशोधन के साथ बजट 2025-26 को बहुमत के आधार पर पारित किया गया। इसके साथ ही एक पूजा शर्मा जी आपका एक नाम, अब मैं पूजा शर्मा जी को देंगे, उसको एक नाम कर। माननीय अध्यक्ष जी और माननीय महापौर जी, मेरे वार्ड क्रमांक 20 के अंतर्गत बिरजी सीयर मस्जिद से चिंतामन चौराहे तक सड़क का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं क्षेत्रीय समाजसेवी दादा स्वर्गीय लक्ष्मणदास केशवानी जी के नाम पर हो, जिनका अंतिम संस्कार पूर्ण राजकीय सम्मान में साथ किया गया था, जो आजाद भारत के बाद पहले अंग्रेजी पत्रकार के रूप में भोपाल को भारत में विलीन करवाने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा भोपाल भेजे गए थे। इनके नाम पर सड़क का नामकरण करने का प्रस्ताव देती हूँ, आप स्वीकार करें। श्रीमती पूजा अश्विनी शर्मा जी द्वारा नामकरण के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, इसका परीक्षण उपरांत अगर कोई पूर्व से नाम नहीं है तो नामकरण किया जाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। एक सभापति महोदय, सदन के माध्यम से मैं एक और हमारा जो मुख्यालय भवन बन रहा है और उसका प्रस्ताव हमारे MIC मेंबर भाई रविंद्र जी द्वारा रखा गया कि उसका नाम अटल जी के नाम पर रखा जाए। और मेरा तो इस सदन के माध्यम से ये सुझाव है कि उनकी वहाँ पर एक मूर्ति भी लगाई जाए, अच्छी प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। निश्चित रूप से आभार व्यक्त करते हैं सर जी। एक मिनट, राजेश सिंह जी का भी कोई नामकरण का प्रस्ताव जी। भोपाल के लोकतंत्र सेनानी एवं बेरागढ़ के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, समाज सेवी, बहुत बड़े व्यवसाय, जैसे नानीग्राम वाधवानी जी के नाम पे बेरागढ़ में एक सड़क है जो डॉक्टर लाल कृष्णानी से लेकर बोवन पार्क तक है, उनका निवास भी वहीं पर है। मेरा निवेदन है कि वो सड़क का नाम जो है नानीग्राम वाधवानी के नाम से। ठीक है। श्री राजेश सिंह जी द्वारा जिस सड़क के नामकरण का प्रस्ताव श्री नानाग्राम वाधवानी जी के नाम से करने का प्रस्ताव रखा गया, परीक्षण कराने के उपरांत अगर कोई नाम पूर्व से निर्धारित नगर निगम द्वारा नहीं किया गया तो उक्त नाम को उक्त सड़क को नानाग्राम वाधवानी जी के नाम से नामकरण कर दिया जाए। इसमें बजट के संबंध में एक और बात है कि अगर संस्थाओं के संबंध में कोई टाइपिंग मिस्टेक या कोई भी त्रुटि तो उसको भी सुधार कर लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब क्या हो गया भाई? सड़क का नाम तो नानाग्राम वाधवानी जी के लिए रखा जा रहा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ, पर इसके पहले महापौर जी भी आई थी वहाँ
सड़क इतनी खराब है कि सड़क पहले बना है। चलो उसकी भी चिंता उसकी चिंता ही हो जाए। सड़क पहले बना। कोई स्टे का पता नहीं, महापौर जी कोई स्टे लगा हुआ है, जैसे स्टे हटेगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। महापौर जी से असर करना, उसके कार्रवाई की चर्चा चल रही है। ठीक, इसके साथ ही बैठक अनिश्चित काल के लिए ऐसे रुक जाइए। इसके साथ ही बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। राष्ट्रगान से पूर्व मैं वही तो पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए तो जरा। अरे एक मिनट आशीष श्रीवास्तव पर भी तो सही में कार्रवाई करना आपको, मैं भी मेरा कार्रवाई करना इस पर। इतना सिंसियर आदमी नहीं। एक मिनट रुक जाइए। मैंने कहा राष्ट्रगान से पूर्व वर्तमान केंद्रीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पिताजी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री देवेंद्र प्रधान जी, वर्तमान केंद्रीय मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी के पिताजी स्वर्गीय श्री कदम सिंह यादव जी, पूर्व विधायक, पूर्व पीडीए के अध्यक्ष और नगर निगम परिषद के भी हमारे सदस्य रहे वरिष्ठ नेता सुरेंद्रनाथ सिंह जी, पूर्व नगर निगम के अध्यक्ष, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्री रामलाल प्रजापति जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय कृष्णराज जोड़िया जी के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का और कोई नाम छुटा है? अरविंद वर्मा जी हमारे वारसद जी के पिताजी, शैलेंद्र शर्मा जी की माता जी, शैलेंद्र शर्मा जी की माता जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र शर्मा जी की पूजनीय माता जी का भी आकस्मिक निधन हुआ। पूर्व विधायक हमारे पीसी शर्मा जी के भी भाई का आकस्मिक निधन पर शिवलाल मकोरिया जी हमारे इस सदन के हमारे सम्मानीय पार्षद हैं। सरोज आसुरी जी के ससुर साहब का भी आकस्मिक निधन पर। और कोई छूटे और भी कोई हो तो आप बता सकते हैं, मतलब उसमें, क्योंकि आप लोग पहले परिषद में नोट नहीं कराते ना ऐसा। पर 2 मिनट मौन धारण कर श्रद्धांजलि देंगे। अपने स्थान पर सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाए। सावधान। राष्ट्रगान।